क्योंकि आज 9 o'clock भी एक क्लास है और एक 9:30 दूसरी क्लास है। वो दो टाइमिंग्स थोड़े से मिसमैच हो रहे हैं, तो कल हम ले लेंगे एक क्लास आपकी। ठीक है, कल की क्लास में हम जॉन लॉक अपना कंप्लीट कर देंगे। कल की टाइमिंग्स अभी हाँ मैंने डिसाइड नहीं की थी ना, तो लेट मी सी। कल आपकी एक क्लास शायद 3 बजे है ना कल आपकी। एक बार मैं देख लेती हूँ कल मेरी कौन कौन सी क्लासेस हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है देखना, कि आइडिया ही नहीं है क्या सब चल रहा है आजकल। बहुत सारी क्लासेस एक ही बार में हो रखी हैं। एक मिनट। कल 3:30 अच्छा आंसर राइटिंग हो गई। कल है 22। कल मेरी कोई क्लास है, लेट मी सी। इसको ओपन करके देखना पड़ेगा। और ये 3 बजे, ये आज मेरी क्लास नहीं है, तो ये भी एक बार देख लेती हूँ। एंड इन लोगों की कल कोई क्लास नहीं है, इनकी परसों होगी। लेट मी सी। अभी एक मिनट देख लेती हूँ। डिस्कशन फोरम, आई कैन सी। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ लिखा नहीं हुआ। अच्छा है, कल की क्लास होगी। नहीं कल नहीं है, एथिक्स की क्लास चल रही है अभी। मेरी क्लास होगी एस्से राइटिंग की, जुलाई 29। तो एस्से राइटिंग की और दूसरी क्लास कहाँ गई? कल की है 4 बजे की। तभी कल की 4 बजे की क्लास है। आप लोगों की एक क्लास कब की है? यहाँ मेरी कोई क्लास नहीं है ना, इसमें मेरी कोई क्लास नहीं है। वेट अ मिनट, एक बार आपके बैच की भी देख लेती हूँ, फिर देखते हैं। टाइमिंग्स मैं नोट करके रख लूँगी। कल यानी मेरी 2 क्लासेस होंगी। एक आंसर राइटिंग की तो रात को होगी। हिंदी बैच की, हिंदी बैच की कल आपकी 3 बजे की क्लास अगर मैंने रखी हुई है तो वो पहले हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, हाँ कल 3 बजे की है। तो कि जो 3 बजे वाली क्लास है ना कल की, 3 बजे वाली क्लास हम 1:30 बजे करेंगे। ठीक है, दैट विल बी 1:30 हमारे रेगुलर टाइमिंग पे। और इससे पहले एक और क्लास जो अभी आज की आपकी 9 o'clock वाली क्लास होगी, वो मैं 11 AM रखूँगी। 11 AM कोई क्लास नहीं है, क्योंकि 4 बजे फिर एस्से राइटिंग की क्लास है, वो 4 बजे होगी। एंड फिर कल रात को 9:30 बजे होगी उसकी क्लास। और फिर उसके बाद होगी कल 2 स्पेशल क्लास भी लेनी है, 6 क्लासेस। ओके, तो स्पेशल क्लास का टाइम आपका 11 बजे का टाइम होगा ना। तो 9 to 10, 10:30 to 11:30। आप लोगों की 11:30 to 1 होगी एक क्लास, और दूसरी क्लास में रख दूंगी आपकी 1:30 to 3। ठीक है, आपकी दूसरे सब्जेक्ट की क्लास होती है 11 बजे। दूसरे सब्जेक्ट की तो 9 बजे रख दो सुबह। हाँ सिर्फ कल कल के लिए है ये, रोज़ के लिए नहीं है अभी फ़िलहाल। सिर्फ कल कल की बात है, बिकॉज मैंने शुरू के 10 दिनों में 11 दिनों में काफ़ी छुट्टी ली थी, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। आजकल भी आई एम नॉट वेल, लेकिन आई हैव टू कंप्लीट माई टारगेट्स, तो क्लासेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आपके 2 से 6 तक आपकी क्लासेस रहती हैं। ओके, तो यू वांट मी टू टेक ऑल द क्लासेस इन मॉर्निंग, ऐसा कर फिर वो लगातार हो जाएंगी। आप लोग तैयार हो? अगर 9 बजे से लेके सुबह, जो 9 बजे सुदर्शन सर की होती है। एक्चुअली पता है क्या होता है, मैं मंडे को छुट्टी लेती हूँ। मंडे को कोई मेरी क्लास होती ही नहीं है, बट बिकॉज मैंने हॉलीडेज अपनी हेल्थ पर्पसेस की वजह से इतना लिए थे, इसीलिए अभी थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा हो रखा है। ये 1:30 वाला ही सही है।
चलो 1:30 वाला तो रखते हैं फिर क्लास। एक ही दिन की बात है, ठीक है, 2 क्लासेस आपको रखनी पड़ेंगी। सुबह कर लेते हैं 9 बजे, अगर पॉसिबल हुआ 8 बजे तो चलेगा? 8 बजे या 9 बजे चलेगा सबको? ठीक है, तो देखती हूँ मैं, अगर पॉसिबल हुआ 8 बजे तो 8 बजे रखूँगी आपकी, नहीं तो 9 बजे रख लूँगी। ठीक है, और पहले ये कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर आपकी ये ख़त्म होने के बाद में बीच में आधे घंटे का गैप दूंगी मैं, 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स का गैप दूंगी मैं। एंड फिर उसके बाद हम अपनी सेकंड क्लास ले लेंगे, एक ही बार में सारी ख़त्म कर लेंगे, बिकॉज 4 बजे से पहले पहले मुझे बाकी सभी क्लासेस, 4 बजे से पहले मुझे 4 क्लासेस लेनी है, तो मैं पहले आपके ले लूँगी, बाद में मैं स्पेशल क्लासेस ले लूँगी अपनी। ठीक है, तो आपकी लगातार होंगी, बीच में गैप आधे घंटे का मैं आपको दे दूँगी। वैसे तो हम यूजुअली आधा घंटा, चलो हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्लास हमारी 1.5 घंटे की यहाँ हो जाएगी, कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमें कंप्लीट करना है थॉमस हॉब्स, उसके बाद हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे जॉन लॉक। कल आपकी एक भी क्लास ना होती, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने एरिस्टोटल वाले दिन आपकी छुट्टी ली थी, तो वो मैंने मंडे को रखवा दी थी, लेकिन मंडे को इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। आई डोंट नो मेरा क्या होगा, इतनी सारी क्लासेस कैसे लूँगी मैं। चलो अभी फ़िलहाल थॉमस हॉब्स कवर करते हैं, जॉन लॉक स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है आगे, धीरे धीरे पता चलेगा, करते चलो बस। ओके, 11 बजे कोई क्लास नहीं है ना कल? मेरी नहीं है, ओके, मीन्स बैच की, मेरी दोपहर को है, करेक्ट। वर्ल्ड हिस्ट्री अपनी साथ में पढ़ते रहना प्लीज़, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते रहना अपनी। आज आपका डाउट क्लियरिंग सेशन है, कल आपका एरिस्टोटल का पार्ट है, फिर रॉसू है। हो सकता है कि कल के बाद भी मैं आपकी क्लास लूँ एक दो, आई हैव टू कैलकुलेट कि मेरे नंबर ऑफ़ आवर्स कितने चल रहे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, तो हो सकता है मैं एक दो क्लासेस ज़्यादा लूँ इस मंथ, रॉसू भी शायद हम कंप्लीट कर लें और जॉन स्टुअर्ट मिल भी कंप्लीट कर लें, इट डिपेंड्स अपॉन कि मेरे नंबर ऑफ़ आवर्स कैसे चल रहे हैं, उस हिसाब से आई विल रीशेड्यूल सम ऑफ द क्लासेस। ठीक है, मैकियावेली ने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म बोला था या नेगेटिव? मैकियावेली ने नेगेटिव नहीं बोला था, हाँ, नेगेटिव बोला था, पॉजिटिव नहीं बोला था। पॉजिटिव का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ स्टेट, नेगेटिव का मतलब होता है स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, रिलीजन के मामलों में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, रिलीजन अलग है, स्टेट अलग है, सेपरेट करो उसको। ठीक है उमंग, ओके, उसमें रिवीजन में हेल्प हो जाता है? नहीं, हाँ वो हो जाता है, डेफिनेटली होता होगा आपको हेल्प रिवीजन में, ज़्यादा नहीं होगा, बस एक दो क्लास ज़्यादा होंगी, उसके बाद फिर आपकी शायद 10 दिन की छुट्टी होगी, फिर आपके पास में अगले महीने 12 क्लासेस होंगी दोबारा से, तो उन 12 क्लासेस में फिर से आपके पास में, मतलब इन टोटल 12 क्लासेस हम लेंगे अगस्त मंथ में, तो आपके पास सफिशेंट टाइम होगा रिवीजन करने का, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अपना साथ में अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो वर्ल्ड हिस्ट्री अपना करते रहो, जो आपको बोला था कि बेसिक पॉलिटिक्स वगैरह करते रहो। ठीक है, आंसर राइटिंग कोर्स आपका अगले मंथ से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल जितना पढ़ा रही हूँ इस मंथ 2022-23 तक, कल आपकी शायद आखिरी क्लासेस होती, मुझे लगता है कल आखिरी होती है आपकी, है ना? उसके बाद कोई क्लासेस नहीं थी फिर आपकी, तो एक दो क्लासेस हो सकता है मैं रखवा दूँ, लेकिन उसके बाद फिर आपके पास सफिशेंट टाइम होगा, तो आप वो पहले सारा रिवाइज कर लेना, फिर आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, सीधा अगस्त में शुरू करेंगे, तब तक आपको सफिशेंट टाइम मिल जाएगा पीडीएफ रीड करने का, रिवीजन करने का, कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी करने का, क्योंकि फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी वो लोग नोट्स भी बना लेंगे, उनके भी तैयार हो जाएंगे, फिर सब मिलके साथ में आंसर राइटिंग करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, एंड प्रिंस का बोलना था कि रिलीजन को यूज़ करो, प्रिंस है तो स्टेट भी होगा, रिलीजन को यूज़ करने के लिए भी बोला था। अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज हो मंग, देखो मैकियावेली बोलते हैं कि जो रिलीजन होता है उसको सेपरेट रखो, पॉलिटिक्स में
उसको सेपरेट रखो। लेकिन आप रिलीजन को यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि रिलीजन के थ्रू आप अपना जो रूल है उसको स्ट्रांग बना सकते हो। क्योंकि रिलीजन अगर आप अप्लाई करते हो तो रिलीजन की वजह से, रिलीजन आप एक टूल की तरह यूज कर सकते हो, जिसके चलते आप लोगों को डिसिप्लिन कर सकते हो। आप लोगों को मतलब वो कोई बुरे काम ना करें, वो आपके अगेंस्ट में कंस्पायर ना करें, आपके खिलाफ ना खड़े हो जाएं। तो वो रिलीजन से उनका भगवान का डर उनके दिमाग में बना रहता है। तो मैकियावेली में हमको, मैकियावेली क्या है? मैकियावेली हमें रियलिटी बता रहे हैं कि रियलिटी में जब भी बात आती है इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है तो इसको भूल जाओ और साथ ही साथ एथिक्स को भी भूल जाओ। ठीक है? आपको करना क्या है? रिलीजन को दूर रखो, क्योंकि रिलीजन की वजह से काफी चीजें, रिलीजन क्या कर रहा था उस टाइम पे? चर्च जो था इतना इंटरफेयर कर रहा था हर चीज में। तो उसका जो इंटरफेरेंस था उस पर्सपेक्टिव से बोला कि दूर रखो रिलीजन को। लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो अगर आप रिलीजन को दूर भी रख रहे हो। ठीक है? रिलीजन को दूर रखो। रिलीजन अगर आप यूज भी कर रहे हो तो वो अपने फायदे के लिए यूज करो। रिलीजन आपको यूज ना करे, आप रिलीजन को यूज करो। इस हिसाब से सेपरेट रखो। पॉजिटिव नहीं हुआ, ये नेगेटिव हुआ। सेपरेट रखो। पॉलिटिक्स में जो भी काम करना है वो अपने हिसाब से करो, रिलीजन के हिसाब से मत करो। ठीक है? सुनो, आप प्रमोट नहीं कर रहे हो इसमें उमंग, आप पॉलिटिक्स में प्रमोट नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पॉलिटिक्स में आपको बस अपनी सत्ता से मतलब है। आप अगर उसी में रिलीजन भी फॉलो करने लग गए तो फिर आप अपनी वो नहीं कर पाओगे, स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। जहां जरूरत पड़े बस वहां यूज कर सकते हो। रियलिटी तो ऐसी होती है ना कि कुछ कंडीशनैलिटीज होती हैं, रिजिडनेस नहीं होती उसमें। आप ये नहीं बोल सकते कि इसी फ्रेमवर्क के अंडर में ही काम करना है, थोड़ी बहुत इधर उधर से होगा, क्योंकि रियलिटी में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं। समझ आया? तो ही इज अ रियलिस्ट। तो रियलिटी में बोलते हैं जहां बन पड़े यूज कर सकते हो, लेकिन वैसे तो सेपरेट ही रखो रिलीजन को। क्योंकि अगर रिलीजियस बिहाफ से अगर आपने स्टेट के लॉज बनाए, रिलीजन के हिसाब से लॉ अगर आप बनाते हो, तो फिर वो चीज आपकी उसमें एक स्ट्रांग स्टेट नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो? रिलीजन के उस पे कभी लॉज मत बनाओ। मेडिवियल एज में जब रिलीजन था डोमिनेंट, चर्च जब इंटरफेयर करती थी, तो बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो रिलीजन के बेस पे बनाए जाते थे। और वो लॉज अगर आप रिलीजन के बेस पे बनाते हो, इसका मतलब है आप हेरिडिटरी भी मान रहे हो। हेरिडिटरी, क्योंकि भगवान जो है उसी ने किंग को बनाया है, और किंग के जितने भी आगे सक्सेसर्स होंगे, जो उसके बेटे होंगे वही किंग बनेंगे। तो ऐसा होगा तो उनकी चलेगी। अगर उनकी चलेगी तो फिर कैपिटलिस्ट क्लास कैसे ग्रो करेगी? आया समझ? तो जो लॉज बनाने हैं वो इनके वेलफेयर में बनाने हैं, लेकिन उसके लिए यूज किया जा सकता है रिलीजन का। लेकिन अल्टीमेटली लॉज बनाने के लिए रिलीजन का यूज मत कीजिएगा। बस आपको अपीयर होना है कि आप रिलीजियस हो, क्योंकि अगर आप अपीयर होते हो तो आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, हाँ, प्रिटेंड करना है। तो थॉमस हॉब्स के हमने सभी थ्योरीज कंप्लीट की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कोई डाउट है अभी तक का? लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है अभी तक? अब हम डिस्कस करेंगे थॉमस हॉब्स, व्हाई ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूटिस्ट। क्यों एब्सोल्यूटिस्ट हम थॉमस हॉब्स को बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दी है। एब्सोल्यूट पावर, ये बोलते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट इज सॉवरेन। स्टेट के पास में सुप्रीम पावर है। चर्च के पास में भी पावर नहीं है कि वो स्टेट से ऊपर हो। चर्च के पास में भी पावर नहीं है, ये सारी पावर स्टेट को दे रहे हैं। रिलीजन भी अब चर्च के अंडर में आएगा, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। तो डिफरेंस पता चला? मैकियावेली बोलते हैं रिलीजन अलग रखो, थॉमस हॉब्स बोलते हैं नहीं, रिलीजन भी स्टेट के अंडर आएगा। तो थॉमस हॉब्स की अपनी बुक लेवियाथान में जो उन्होंने ये सिर्फ बोला कि स्टेट सबसे ऊपर है, स्टेट की चलेगी, चर्च की नहीं चलेगी, तो ऐसी चीज में चर्च को ये चीज पसंद नहीं आएगी। तो ये जो बुक थॉमस हॉब्स ने लिखी थी, इस बुक को चर्च ने प्रोहिबिट किया, इसको जलाया गया। इस बुक को कर दिया गया, बैन कर दिया गया, इसको जला दिया गया। चर्च ने इस बुक को जलाया भी था। तो थॉमस हॉब्स ने बोला कि मैन के पास में लिबर्टी होती है जब तक लॉ नहीं बनाया जा रहा है, स्टेट नहीं बनाता है। तो ये एब्सोल्यूट पावर दे रहा है ना, यानी ये कि स्टेट के पास में एब्सोल्यूट पावर है। अगर एक बार एक चीज पे लॉ बना दिया
तो फिर उस चीज में किसी के पास में फ्रीडम नहीं है। तो मैन सिर्फ फ्री उसी एक्सटेंट तक फ्री है, उसी लिमिट तक फ्री है मैन, जब तक स्टेट ने उसको परमिशन दी हुई है कि मैंने इस चीज में लॉ नहीं बनाया है, तो आपको परमिशन है कि आप अपने मुताबिक इसमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है। हाँ, प्लेटो भी इस मामले में हम एब्सोल्यूटिस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि प्लेटो भी कंप्लीट पावर किसको देंगे, फिलोसोफर किंग को देंगे। ठीक है। तो एब्सोल्यूटिस्ट तो हैं प्लेटो, ये बात सही है। इनफैक्ट सेबाइन बोलते हैं कि जो प्लेटो है ही इज एब्सोल्यूटिस्ट। तो इफ स्टेट हैज मेड लॉ देन मैन को उसी लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होना होगा, ऐसा नहीं है फिर अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। तो अगर मैन नहीं ओबे करेगा तो स्टेट के पास में पनिश करने का राइट है। तो इस मामले में हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट पावर है। क्यों राइट है? क्योंकि अगर एक बंदा फॉलो नहीं करता है तो दूसरे बंदे भी उसको देख करके काफी उससे इन्फ्लुएंस होंगे, वो भी फॉलो नहीं करेंगे, वो भी नहीं फॉलो करेंगे, तो फिर फाइनली स्टेट ऑफ एनार्की आ जाएगी। दोबारा से कोई सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी, chaos होगा स्टेट में, एनार्की होगी स्टेट में अराजकता आएगी। इसको अराजकता बोलते हैं, एनार्की को। ठीक है। और ये अगर एनार्की चलती रही तो इससे आएगी प्रलय। प्रलय दैट मीन्स कैटास्ट्रॉफी, प्रलय आएगी, ऐसा कहना है। सेम ऐसा ही कहना है हमारे कौटिल्य का। कौटिल्य सेम चीज बोलते हैं कि अगर स्टेट नहीं होगा तो ऐसा होगा, अराजकता होगी, अराजकता होगी तो आगे जाकर के प्रलय आएगी, कैटास्ट्रॉफी, इट विल रिजल्ट इनटू कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। तो यानी अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, इसका मतलब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम सॉवरेन हैं और एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे एक ही सॉवरेन हो सकता है। तो इसीलिए स्टेट के पास में पावर रहेगी कि स्टेट आपको पनिश कर सकती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लॉ क्या होता है। हमने ये तो समझ लिया कि एब्सोल्यूट पावर क्यों दी गई। अब बात करते हैं कि लॉ होता क्या है, व्हाट इज लॉ अकॉर्डिंग टू हॉब्स। हॉब्स देखो कौन से लॉ में बिलीव करते हैं। लॉ होती है, लॉ में दो टाइप के लॉ होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉ, दूसरा है पॉजिटिव लॉ। नेचुरल लॉ एंड पॉजिटिव लॉ। नेचुरल लॉ कौन सा होता है? नेचुरल लॉ होता है जो कि नेचर में हम देखते हैं, नेचर में जो हम अपने नेचुरल राइट्स फॉलो करते हैं। ठीक है। दीज आर द लॉ दैट आर मेड बाय नेचर, दीज आर लॉ बाय नेचर। नेचर ने जो हमको दिया हुआ है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, इस टाइप के जो लॉज होते हैं नेचुरल लॉ। अपनी रीजनिंग पे, मतलब रीजन पे लॉजिक लगा करके हम जो भी करते हैं, लॉजिक लगा करके, रीजन लगा करके, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉ। ठीक है। भाई अपने मन मुताबिक जो आपका मन करे वो आप किए, आपने किया वो आपका हो गया नेचुरल लॉ, वो आपके अकॉर्डिंग लॉ है। एक होता है पॉजिटिव लॉ। पी इज फॉर पॉजिटिव, पी इज फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टेट। ठीक है। यानी ऐसा लॉ विच इज मेड बाय द स्टेट, पॉजिटिव लॉ, लॉ मेड बाय द स्टेट। तो यानी इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करेंगे थॉमस हॉब्स? हमने देखा कि थॉमस हॉब्स स्टेट को बनाते हैं, उनको एब्सोल्यूट पावर देते हैं। तो थॉमस हॉब्स दोनों में से पॉजिटिव लॉ को प्रेफर करते हैं। यहाँ क्यों प्रेफर नहीं करते? नहीं, नेचुरल लॉ को प्रेफर नहीं करेंगे उमंग। रीजन है कि नेचुरल लॉ हमारा स्टेट ऑफ नेचर में प्रिवेल कर रहा था। हमने स्टेट ऑफ नेचर देखा, उसमें नेचुरल लॉ ही तो था और नेचुरल राइट्स थे वहां पर। तो आपस में लोग क्या कर रहे थे, अपने मुताबिक चल रहे थे, तो आपस में लड़ भिड़ रहे थे। कोई सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं थी, स्टेट ऑफ वॉर था वो, तो इस वजह से तो इसीलिए नेचुरल लॉ को प्रेफर नहीं करते हैं। जो एब्सोल्यूटिस्ट होते हैं, जो लोग एब्सोल्यूट पावर देते हैं किसी भी एंटिटी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, वो लोग पॉजिटिव लॉ को हमेशा प्रेफर करते हैं। ठीक है। क्योंकि स्टेट पहले आएगा, तो इसीलिए किस लॉ को प्रेफर करते हैं? ये प्रेफर करते हैं पॉजिटिव लॉ को। तो यानी थॉमस हॉब्स के लिए वो लॉ वो उस लॉ को लॉ मानते हैं विच कम्स फ्रॉम स्टेट, जो स्टेट ने बनाया है, और जिस लॉ के साथ में पावर ऑफ पनिशमेंट आती है। यानी अगर आपने इस लॉ को फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि स्टेट का रोल ही है
लाइफ को प्रोटेक्ट करना, और लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को बनाने पड़ते हैं कुछ लॉज। तो स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास में मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब सारी पावर स्टेट के पास में है। स्टेट कोअर्सिव पावर यूज कर सकता है, स्टेट फोर्स यूज कर सकता है, आपको फोर्स कर सकता है लॉ फॉलो करने के लिए। कोअर्सिव पावर है, मोनोपोली है, कोई और नहीं इसमें इंटरफेयर कर सकता। ना ही कोई प्राइवेट पर्सन इसमें इंटरफेयर कर सकता है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि चर्च। चर्च भी फोर्स नहीं कर सकती, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया है कि स्टेट जब बनाया गया तो सारे राइट्स स्टेट को नेचुरल राइट्स दे दिए गए, दैट्स व्हाई। लेकिन इसी के ऑपोजिट में हम देखेंगे कि गांधी तो स्टेट के बहुत ही बड़े क्रिटिक है। गांधी बोलते हैं कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। इनफैक्ट गांधी जो थे ये डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इसमें बिलीव करते थे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? मतलब कि लोगों के पास में पावर होनी चाहिए, एम्पावरमेंट ऑफ मासेस। लोग खुद डिसाइड करें, कोई और दूसरी वो नहीं डिसाइड करेगी। इंस्टीट्यूशन, सेल्फ गवर्नेंस। सो गांधी वाज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्न स्टेट। गांधी ने एक मॉडर्न स्टेट को क्रिटिसाइज किया। आपको ये भी पता होना चाहिए गांधी मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट में थे, इसीलिए गांधी मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते थे। और गांधी बोलते थे किस चीज के लिए? विलेज रिपब्लिक के लिए। गांधी कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते थे। खादी प्रोडक्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब जो विलेज लेवल पे ही सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाए और आपस में इस तरीके से यूज किया जाए। तो इसीलिए गांधी इज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्न स्टेट। जो मॉडर्न स्टेट इंडिया में बनाया गया था, ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स ने बनाया था, उसके अगेंस्ट में है गांधी। सो गांधी ने अपोज किया है कि जो स्टेट होता है वो वायलेंस करता है। स्टेट इट रिप्रेजेंट्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वायलेंस, मतलब स्टेट के पास में हक है कि वो कोई भी फोर्स यूज कर सकता है, इसीलिए उसको अपोज करेंगे। तो व्हाट इज द आइडिया इनहेरेंट इन स्टेट? स्टेट के अंडर में ही आप देखोगे कि स्टेट के पास में पावर ऑफ पनिशमेंट है। पावर ऑफ पनिशमेंट का क्या मतलब है? स्टेट वायलेंस यूज कर सकता है, स्टेट लोगों को पनिश कर सकता है। तो स्टेट का ओरिजिन किस लिए किया गया है? स्टेट को क्यों बनाया गया है? जो भी लॉ ब्रेक करेगा उसको पनिश करने के लिए। तो यानी स्टेट को बनाने का रीजन ये नहीं था कि सोसाइटी में जस्टिस हो। स्टेट को बनाने का रीजन था पावर। पावर किसके पास में हो? पावर फाइनली किसके पास में? जस्टिस इज नॉट द कोर, फाउंडेशन ऑफ स्टेट इज नॉट इन जस्टिस, इट इज इन पावर। पावर किसको दी जानी चाहिए ये डिसाइड करने के लिए ही लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रियलिटी में। क्योंकि आपस में कॉन्स्टेंटली ये स्ट्रगल कर रहे थे पावर के लिए। कभी एक के पास आती थी, दूसरे के पास आती थी, तीसरे के पास, एक दूसरे को मारते चले जाते थे। इसीलिए स्टेट को बनाया ही गया कि ये जो पावर, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर था, ये पावर किसी एक उसको दे दो जिससे कि लड़ाई ही खत्म हो जाए। सो स्टेट इज पावरफुल, स्टेट इज लाइक अ मॉन्स्टर। स्टेट जो है इज अ लेवियाथान। लेवियाथान का मतलब होता है सी मॉन्स्टर। समुद्र में जो मॉन्स्टर होता है सबसे पावरफुल, स्टेट वैसा है, क्योंकि सारी पावर उसको दे दी गई। माइटी है वो, एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और स्टेट की जो पावर है वो एक सिंगल पर्सन की पावर से बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए स्टेट के साथ में लड़ाई मत करो, आप कभी जीत नहीं पाओगे, आप कभी जीत नहीं पाओगे। तो ये इनहेरेंट आइडिया हम देखते हैं इसमें। नहीं, गांधी ने सिर्फ इतना बोला है। गांधी का ये कहना है बस कि इट रिप्रेजेंट्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वायलेंस। ठीक है। तो स्टेट इज हैविंग मेनी टाइम्स पावर, इसलिए डू नॉट फाइट विद स्टेट, आप कभी नहीं जीतोगे। तो पॉजिटिव लॉ को ये करते हैं प्रपोज कि देखो पॉजिटिव लॉ बेस्ट है क्योंकि स्टेट ने बनाया है। अब हमने, मैंने आपको कल बताया था, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म के बीच में। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि एक इंसान पे, एक इंडिविजुअल पे हमने फोकस किया, एक इंडिविजुअल पे ही फोकस किया गया है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है कि सारी पावर स्टेट को दे दी। इंडिविजुअलिज्म में हमने देखा था कि थॉमस हॉब्स इंडिविजुअलिस्ट हैं, जहां पर वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल पहले आता है, स्टेट बाद में आता है। लेकिन फाइनली उन्होंने क्या किया? स्टेट को ज्यादा पावर दे दी इंडिविजुअल से।
तो ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके मुताबिक जो सेबाइन है वो क्या बोलते हैं, सेबाइन बोलते हैं कि नहीं ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये डिफेंड करते हैं हॉब्स को। ये बोलते हैं कि देखो ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मैन इतना ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है, इतना ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं आदमी, दैट कि वो पीस में रह ही नहीं सकता दूसरों के साथ में, इतना इंडिविजुअल है। तब तक नहीं रह सकता जब तक एब्सोल्यूट अथॉरिटी ना हो स्टेट के पास में। तो इसीलिए जो ये एब्सोल्यूटिज्म को जस्टिफाई करते हैं ना, जो स्टेट को एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी है, ये इसलिए नहीं दी है कि ये देना चाहते थे स्टेट को एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ये इसलिए दी है ताकि इंडिविजुअल्स की लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। बिकॉज अगर नहीं देंगे तो फिर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी नहीं होगी, दैट्स वाई। तो यानी थॉमस हॉब्स के काम में हमको देखने को मिलता है इट हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म की जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म से रिलेट करते हैं। व्हाट इज दिस हेडोनिज्म? हेडोनिज्म का आइडिया होता है कि इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक्शन आप लेते हो दो चीजों पे लेते हो, दो सॉवरेन मास्टर्स हैं, मतलब दो सुप्रीम मास्टर हैं, दो सुप्रीम चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप सारे डिसीजंस लेते हो। ये दोनों सॉवरेन मास्टर्स कौन कौन से हैं? एक है पेन, दूसरा है प्लेजर। पेन एंड प्लेजर पे ही आप सारे डिसीजंस लेते हो, ये है हीडोनिज्म। यानी इसमें जो चीज आपको नुकसान पहुंचाए वो चीज आपको नहीं करनी चाहिए, दैट इज बैड। जो चीज आपको प्लेजर दे वो चीज आपको करनी चाहिए, वो चीज सही है। सो यहीं से तो पता चलता है कि सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए अगर आपको स्टेट को एब्सोल्यूट अथॉरिटी देनी पड़ जाए तो वो भी सही है, दैट एक्शन इज गुड। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें थॉमस हॉब्स कि मैन इतना इंडिविजुअलिस्टिक है कि एब्सोल्यूट स्टेट उसके लिए नेसेसरी हो जाता है ताकि वो स्टेट को डिस्ट्रॉय ना कर दे। क्यों? देखो मान लो हमने क्या किया, हमने देखा स्टेट ऑफ नेचर में इतनी लड़ाई हो रही थी, कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ पावर था, इतनी एनार्की थी। तो इसके चलते सभी लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला कि एक स्टेट बनाते हैं, ठीक है, स्टेट रेगुलेट करेगा, और स्टेट को आपने एब्सोल्यूट पावर नहीं दी। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एब्सोल्यूट पावर स्टेट को नहीं दी, बस स्टेट को बना दिया। तो स्टेट जब लॉ बनाएगा तो ये तो अब लोग ये रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, रेगुलेट कर रहा है, और आपने इसको पनिशमेंट की पावर नहीं दी। तो एक बंदे अपने मुताबिक लॉ ब्रेक कर सकता है इसमें, तो वो अगर लॉ ब्रेक कर देगा दूसरे भी इन्फ्लुएंस होंगे लॉ ब्रेक करने से, तो अल्टीमेटली हम कहाँ आ जाएंगे, हम वापस इसी स्टेज में आ जाएंगे अगर एब्सोल्यूट नहीं होता है। और तो फिर क्या होगा, अगर हम एब्सोल्यूट पावर नहीं देंगे तो लोग फिर इस स्टेज में स्टेट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि फिर स्टेट खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि लॉ तो फॉलो ही नहीं कर रहे आप। तो अल्टीमेटली एब्सोल्यूट नहीं दिया बनाया गया अगर ये, तो फिर स्टेट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे मैन। इसीलिए इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये जस्टिफाई इस तरीके से करेंगे। तो लॉस में थॉमस हॉब्स पॉजिटिव लॉ को प्रेफर करते हैं। पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है जो लॉ स्टेट ने बनाया हो। एक होता है नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ होता है आपके रीजन पे बेस्ड। तो रीजन के बेस्ड पे जो लॉ फॉलो कर रहे थे प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। प्लेटो एंड एरिस्टोटल बोलते थे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, दे आर प्रेजेंटिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन दैट केस। क्यों? क्योंकि रीजनिंग से बनाया गया है, आपस में नेगोशिएट करके बनाया गया है, रीजन यूज किया गया है, इसमें लॉजिक यूज करके बनाया है। लेकिन हॉब्स बोलते हैं कि पॉजिटिव लॉ जो स्टेट ने बनाया है उसको एज इट इज फॉलो करो। तो एक बार स्टेट ने कोई लॉ बना दिया, प्रोसीजर जो भी एस्टेब्लिश कर दिया है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है सर्कमस्टांसिस के मुताबिक सिचुएशन डिफरेंट हो। तो इसी में एक स्टेटमेंट आती है कि कॉवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कॉवेनेंट्स का क्या मतलब होता है? कॉवेनेंट का मतलब होता है कि ऐसे लॉ, कॉवेनेंट्स मतलब ऐसे वर्ड्स, मतलब ऐसे लॉ जो आप बना रहे हो जिसमें आप स्वॉर्ड्स नहीं दे रहे हो उनको, ठीक है, इसमें इसमें योद्धा मतलब लॉ होगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप स्टेट बना रहे हो, स्टेट लॉ बना रहा है इस केस में, ऐसा लॉ जो स्टेट बनाता है
और उसमें स्टेट को कोई आपने लड़ने के लिए तलवार नहीं दी है, लड़ने के लिए आपने मतलब पावर ऑफ पनिशमेंट नहीं दी है, तो फिर ऐसे लॉ इफेक्टिव नहीं होंगे, ऐसे लॉ सिर्फ वर्ड्स में रह जाएंगे, कोई इनको फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ इस स्टेटमेंट के थ्रू थॉमस हॉब्स पावर ऑफ पनिशमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर ऑफ पनिशमेंट कितनी जरूरी है स्टेट के लिए, क्योंकि ऐसा लॉ जिसमें आपने पावर ऑफ पनिशमेंट नहीं दी है वो लॉ यूजलेस है, क्योंकि उस लॉ का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ पनिशमेंट नहीं है तो लोग फॉलो ही नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स जो है वो नेचुरल लॉ को प्रेफर नहीं करते, वो प्रेफर करते हैं पॉजिटिव लॉ को। ठीक है, हाँ, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया। अब थॉमस हॉब्स बोलते हैं नेचुरल लॉ की दो वीकनेसेस होती हैं। देखो, नेचुरल लॉ जो होता है, सबसे पहले हर किसी के मुताबिक अपना अलग लॉ होता है, किसी को सही लगता है, किसी को गलत लगता है। लेट्स से नेचुरल लॉ का एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया में आप देखोगे कि जो पेरेंट्स होते हैं, अगर बच्चे बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स उनकी पिटाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंडिया में एक्सेप्टेबल है। हमारी रीजनिंग के मुताबिक अगर इंडियन पेरेंट्स से पूछोगे तो बोलेंगे कि पिटाई करनी चाहिए। इनफैक्ट पेरेंट्स तो इस तरीके के हैं कि स्कूल में जाकर के टीचर्स को बोल के आते हैं कि हमारी तरफ से आपको पूरी वो है, छूट है कि आप मार सकते हो हमारे बच्चे को, कि अगर ये सही राह पे नहीं चल रहा है तो। ठीक है ना, ये इंडिया की अपनी रीजनिंग है। ऐसे ही अगर आप यूएसए में देखोगे, हाँ ऐसे ही बोलते हैं बिल्कुल, तो ऐसे ही यूएसए में देखोगे तो वहाँ के पेरेंट्स, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं, वहाँ अगर आप अपने बच्चों को मारोगे तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उनके रीजनिंग के मुताबिक जो इंडियन पेरेंट्स हैं इनको पेरेंटिंग नहीं आती, वो ये बोलेंगे कि इंडियन पेरेंट्स को पेरेंटिंग नहीं आती। अलग अलग लॉज है, अलग अलग चीज़ों में बिलीव कर रहे हैं। तो नेचुरल लॉ एक ऐसी चीज होती है जो हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है, वो उसमें मान भी सकता है या मान नहीं भी सकता है। हाँ, इंडिया में सभी बच्चों का अपना एक आपस में मिल करके दे कैन लिव लाइक दैट। बाहर ये होता है, सब किसी का, छोटे से छोटा बच्चा भी अपना 2-3 साल का हो चुका है तो ही इज गोइंग टू स्लीप इन अनदर रूम। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं होती, रिजिडिटी नहीं होती, वैरी करता रहता है, चेंज होता रहता है पर्सन टू पर्सन लॉ, नेचुरल लॉ। इसीलिए भी ये नेचुरल लॉ को प्रेफर नहीं करते। दूसरा रीजन ये नेचुरल लॉ को प्रेफर नहीं करते हैं उसका है कि नेचुरल लॉ इट फेल्स टू अचीव द पर्पस ऑफ लॉ। क्योंकि नेचुरल लॉ आप अपने अपने हिसाब से अगर फॉलो करोगे तो इससे ना तो लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो पाएगा, ना ही सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एस्टैब्लिश हो पाएगी। सो इसीलिए थॉमस हॉब्स ये बोलते हैं कि जो नेचुरल लॉ होता है ये सफिशिएंट नहीं होता लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि हर किसी के मुताबिक अपना 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 वर्जन होता है सबका। तो स्टेट ऑफ नेचर में हमने देखा था नेचुरल लॉ एग्जिस्ट कर रहा था, इसीलिए वहां पे वॉर जैसी सिचुएशंस थी। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉ रीजन के ऊपर बेस्ड होता है, ये एक्सपेक्ट करता है कि मैन रीजनेबल हो। ठीक है, लेकिन थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि मैन के पास में रीजन भी है और पैशन भी है, लेकिन मैन इतना ज्यादा रीजनेबल नहीं है। मैन के पास में सिर्फ उतना रीजन है ये जानने का कि क्या चीज उसको प्लेजर देती है, अदरवाइज मैन तो अपने पैशन से गाइडेड होता है। तो मैन के पास में इतना रीजन नहीं है कि वो ये समझ पाए कि ये चीज सही है या ये चीज गलत कर रहा हूँ मैं। मैन को बस इतना रीजन है उनके पास में ये जानने का कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे ये नहीं पता दूसरों के लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा, मेरे लिए तो ये सही है, सिर्फ इतना रीजन है। ठीक है, लिमिटेड रीजन है मैन के पास में, सिर्फ इतना कि वो अपने प्लेजर के पर्सपेक्टिव से सोच पाए। और इसीलिए ये जो इतना सा रीजन है जो कि लिमिटेड रीजन है ये कभी भी पूरा नहीं होगा। ऑर्डर एस्टैब्लिश करने के लिए हमें ज्यादा रीजन चाहिए होगा। तो इसीलिए नेचुरल लॉ को ये रिजेक्ट करेंगे और पॉजिटिव लॉ को एक्सेप्ट करेंगे। तो पॉजिटिव लॉ को लॉ क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि पॉजिटिव लॉ की वजह से ही पीस एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि इसमें स्टेट के पास में होती है पावर ऑफ पनिशमेंट कि अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर फियर इज द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, जो स्टेट को हम अथॉरिटी दे रहे हैं वहां पर डर के मारे अब बंदे फॉलो करेंगे, मैन विल फॉलो द लॉज। ठीक है, वहां पर हम देखते हैं कि ऐसा है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनार्की बहुत होती है।
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट इज इन स्टेट ऑफ एनार्की। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी ऐसी वो नहीं है गवर्नमेंट जिसका बाइंडिंग उसमें हो। अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हो, ये भी इफेक्टिव नहीं है। आज तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज तक सिर्फ एक बार प्रैक्टिस किया गया है। 2 बार किया गया था, दूसरा भी कंडीशनल था, लेकिन एक बार ही डिसीजन सारी जो परमानेंट पावर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं सॉरी, यूनाइटेड नेशन काउंसिल के, सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने सिर्फ एक बार प्रैक्टिस किया है अपना। अदरवाइज हर बारी वीटो पावर यूज कर देते हैं। कभी कोई यूज कर देता है, कभी कोई यूज कर देता है। इट्स नॉट कोरिया पे सैंक्शंस। ये यूज किया था जब इन लोगों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को इंक्रीज करना था। परमानेंट मेंबर्स इन्होंने बढ़ाए थे उसमें। इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहले P5 नेशंस हुआ करते थे। इसके अलावा अभी आप देखोगे तो नॉन परमानेंट 10 मेंबर्स हैं। इससे पहले कम मेंबर्स थे नॉन परमानेंट। तो एक बार बस यूज हुआ था जब इनको बढ़ाया गया था, तब रिफॉर्म्स लाए थे, तब ये हुआ था। अब ऐसा नहीं है। अभी तक भी उसके बाद भी वीटो एक्सरसाइज नहीं किया गया कभी। इनफैक्ट एक केस था कोरिया से रिलेटेड जो आप बोल रहे हो ना, एक केस था जिसमें इनसे रिलेटेड लेने वाले थे, लेकिन वो कंडीशनल था। उसमें यूएसएसआर ने मना कर दिया था कि हम तो कुछ देंगे ही नहीं इसमें, ठीक है, हम इसमें नहीं करेंगे। लेकिन जब यूएसएसआर को पता चला कि यूएसएसआर इसमें अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर वो वीटो लगा करके अपने मुताबिक यूएसए चलाएगा, तो यूएसएसआर ने आकर के अपनी वीटो अपनाई थी। इनफैक्ट ये जो यूनाइटेड नेशन बनाया गया था, इसमें यूएसएसआर के ऊपर कंडीशन, आपको पता है ये वीटो का जो कंडीशन आया है, किसने प्रपोज किया था? यूएसएसआर ने प्रपोज किया था। यूएसएसआर ने बोला था कि ठीक है, हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन का पार्ट बनेंगे, लेकिन उसमें आपको वीटो की कंडीशन रखनी होगी कि अगर किसी भी सिचुएशन पे हमको लगता है कि हम उसके फेवर में नहीं है, तो आप बाइंडिंग डिसीजन नहीं लोगे। जब सभी का कंसेंसस होगा तभी वो डिसीजन एक्टिवेट किया जाएगा। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट ऑफ एनार्की है। पावर इज अ मीन्स एंड पावर इज एन एंड। इंटरनेशनल यहाँ पर आप पॉलिटिक्स में देखोगे कि कोई भी आपको एक्शन अगर करना है तो पावर के थ्रू ही करते हो आप, ठीक है। अपने सारे गोल्स पावर के थ्रू ही आप अचीव कर सकते हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट इज अ वीक लॉ। वीक है ये, इट इज वॉलेंटरी इन नेचर। इसमें पावर ऑफ एनफोर्समेंट नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पनिशमेंट की पावर नहीं है। जैसे कि आप देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले लो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डिसीजंस आते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर एडवाइजरी ओनली, बाइंडिंग नहीं होते ये जो होते हैं, ठीक है। तो ये बाइंडिंग नहीं होते तो यानी पावर ऑफ एनफोर्समेंट नहीं है, पावर ऑफ पनिशमेंट नहीं है। तो यहाँ वो बात सच होगी ना, कॉवेनेंट विदाउट स्वर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। इवन यूनाइटेड नेशन भी बाइंडिंग नहीं है। यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके डिसीजन बाइंडिंग है। सो इट मीन्स इट कंटिन्यूज टू बी द स्ट्रगल ऑफ पावर। यहाँ पर अभी भी पावर स्ट्रगल चलता रहता है आपस में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। 15-0 मतलब, अब बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, आईसीजे। नंबर ऑफ जजेस, अच्छा, ओके ओके। सो यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रगल फॉर पावर। बाकी इसके बारे में यूनाइटेड नेशन और ये सब में हम पेपर 2 सेक्शन ए में बात करेंगे बहुत डिटेल में, जहाँ पर हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स क्यों मांगे गए हैं, कहाँ हद तक, किस हद तक सही हैं ये रिफॉर्म्स, वो सभी चीज़ें यहाँ देखेंगे। तो समझ में आया कि पॉजिटिव लॉ ही लॉ क्यों है, बिकॉज यहाँ इसके चलते पीस होगा। तो अब हमारा थ्योरी ऑफ लॉ कंप्लीट हो गया, थ्योरी ऑफ लिबर्टी भी कंप्लीट हो गया, हॉब्स ने क्या बोला, हमने थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी देख लिया। बस इतना ही कवर करना था इसमें। अब करते हैं थॉमस हॉब्स का असेसमेंट। असेसमेंट में सबसे पहले कि वेदर ही इज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट और नॉट, मतलब सबसे बड़े इंडिविजुअलिस्ट हैं जो मैन को प्रायोरिटी देते हैं। इंडिविजुअलिज्म की क्या फिलॉसफी होती है?
असेसमेंट का मतलब होता है इवैल्यूएशन, जैसे हम करते हैं ना, उसी को असेसमेंट करते हैं कि फाइनली अब हमने कर लिया। जैसे हमने प्लेटो को पढ़ा था कि प्लेटो पहले फेमिनिस्ट हैं कि नहीं, प्लेटो फर्स्ट फासिस्ट हैं कि नहीं, वैसे ही हाँ, मूल्यांकन, एनालिसिस, हाँ, ये बोल सकते हो। सो इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअलिज्म फिलॉसफी है आज के टाइम की, मॉडर्न टाइम्स की, जिसमें इंडिविजुअल को सेंटर पे रखा जाता है। एक इंसान को सेंटर पे रख करके उसके अराउंड सब चीजें देखी जाती हैं। तो सोफिस्ट से हमें पता चलता है, सोफिस्ट भी इंडिविजुअलिज्म और मटेरियलिज्म को प्रमोट कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि इनके लिए सेल्फ इंटरेस्ट की प्रायोरिटी होती है, अपने बारे में ज्यादा सोचा जाता है इंडिविजुअलिज्म में। तो दो टाइप के इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, ठीक है। जो थॉमस हॉब्स हैं, ये मेथोडोलॉजिकल भी हैं एंड नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट भी हैं। ये दोनों चीजें आपको समझनी जरूरी है। मेथोडोलॉजिकल क्या होता है? मेथोडोलॉजी का मतलब होता है ये अपनी जो थ्योरी बनाई है, इन्होंने जितनी भी थ्योरीज थॉमस हॉब्स ने दी, अपनी सभी थ्योरीज में मैन को इंडिविजुअलिस्टिक बताएंगे। अपनी थ्योरीज में ये मेथड अप्लाई करके अपनी थ्योरीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग होते हैं मेथोडोलॉजिकल, जैसे कि थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअल हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी थ्योरी में बोलते हैं, इसी के बेसिस पे पहले बोलेंगे मैन इंडिविजुअल होता है, और उसी के बेसिस पे अपनी थ्योरी बता करके इतना इंडिविजुअल है कि स्टेट को अथॉरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये उसको सेंटर में रख के पूरा बनाएंगे। नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट कौन होते हैं? नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट ये होते हैं कि देखो, मैन जो होता है, मैन को सेंटर में रख के बोलेंगे कि मैन अपने बारे में सोचता है, सेल्फ इंटरेस्ट में सोचता है। नॉर्मेटिव बोलते हैं कि ऐसा सोचना, अपने बारे में सोचना ये गलत नहीं है। देर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग एन इंडिविजुअलिस्ट। अब आप अगर अपने बारे में सोचते हो तो ये गलत चीज नहीं है। तो थॉमस हॉब्स ये मानते हैं कि मैन इंडिविजुअलिस्ट है और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है उसको चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड टू चेंज दिस। कोई बुराई नहीं है इसमें। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन what is and what ought to be। तो ऐसा नहीं है कि ये बोलेंगे कि मैन को ऐसा होना चाहिए, नहीं, ये बोलेंगे जैसे हो बिल्कुल सही हो, जैसे हो बिल्कुल सही हो। हाँ, बिकॉज विदाउट एपेटाइट देयर इज नो लाइफ। इसीलिए ये नॉर्मेटिव भी है और मेथोडोलॉजिकल भी है। तो ये पहले ऐसे फर्स्ट पर्सन थे टू रिमूव द सेंस ऑफ गिल्ट, कि अगर आप अपने बारे में सोचते हो तो गिल्टी मत हो। कोई भी अगर आप एक्शन अपने आप को सोच करके लेते हो, डोंट बी गिल्टी अबाउट इट। तो ये कैपिटलिस्ट क्लास के स्कॉलर हैं इस चीज में। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कैपिटलिस्ट क्लास अपना प्रॉफिट देख रही है तो इससे कैपिटलिस्ट क्लास के अंदर में कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड ये राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं कि ये एब्सोल्यूट राइट है, क्योंकि मैन से अलग नहीं कर सकते हो आप। मैन कैन किल अदर मैन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ हिज लाइफ। वही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ए एंड बी। ए मारने की कोशिश कर रहा है बी को, ए बी को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए अगर बी ने ए को मार दिया तो इसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ पर अगर दूसरे बंदे बोलेंगे कि आप तो सेल्फ इंटरेस्ट में सोच रहे थे, आपने ये नहीं सोचा कि आप किसी की जान ले रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के लिए, अपने लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए ये सब करना बुरा नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इसीलिए एक एक्सेप्शन इन्होंने रखी, राइट टू लाइफ, सेल्फ डिफेंस में आप कर सकते हो। तो मैकफर्सन है, सी बी मैकफर्सन, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के टॉपिक में। तो सी बी मैकफर्सन बोलते हैं थॉमस हॉब्स को कि ये इंडिविजुअलिस्ट के जैसे स्टार्ट हुए थे, लेकिन एट द एंड ये एब्सोल्यूटिस्ट बन गए। स्टार्ट हुए थे जब मैन को रोल देते थे सेंटर में, लेकिन एट द एंड इन्होंने स्टेट को ज्यादा पावर दे दी। तो हॉब्स जो है अपने इंडिविजुअलिस्ट हैं, अपनी एजम्पशंस में जब एज्यूम करते हैं तो वो इंडिविजुअलिस्ट हैं, लेकिन जब कंक्लूड किया इन्होंने तो कंक्लूजन में हमने देखा कि ये एब्सोल्यूटिस्ट बन करके आए। तो इसमें सबाइन क्या बोलते हैं? सबाइन बोलते हैं कि ये जो एब्सोल्यूटिज्म है हॉब्स का, ये इंडिविजुअलिज्म से ही आया है, क्योंकि मैन इतना ज्यादा इंडिविजुअल है कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी के अंडर में ही पीस एस्टेब्लिश किया जा सकता है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए लाइफ की हॉब्स ने एब्सोल्यूट स्टेट किया, लेकिन वो इंडिविजुअलिस्ट ही हैं। सेबाइन का कहना है कि एट द एंड जो थॉमस हॉब्स हैं वो इंडिविजुअलिस्ट हैं। क्यों?
क्योंकि एट द एंड उन्होंने राइट टू रेजिस्ट दिया कि अगर स्टेट इनके मुताबिक नहीं चलता है, स्टेट अगर राइट टू लाइफ मेंटेन नहीं करता है आर्बिट्ररी मैनर में, अगर अपनी मर्जी मुताबिक स्टेट लोगों के मतलब जो राइट टू लाइफ है उसको वॉलेट करेगा, तो लोग रेजिस्ट कर सकते हैं, स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर सकते हैं। तो यानी एट द एंड उन्होंने राइट टू रेजिस्ट दिया लोगों को, इंडिविजुअल उनको सेंटर में ही रखा हुआ है उन्होंने, उनके लिए सेंटर में ही है इंडिविजुअल, थॉमस हॉब्स के लिए। इनफैक्ट एक स्टेटमेंट ये बोली जाती है इनकी बुक के बारे में कि जो लेवियाथान जो बुक लिखी थी थॉमस हॉब्स ने, ये एक यूजलेस बुक है। इट इज यूजलेस एज अ बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फ्रूटलेस एज अ बुक ऑफ पॉलिटिक्स। यूजलेस है क्यों? क्योंकि इससे हमें कुछ पता तो नहीं चल रहा है ज्यादा पॉलिटिक्स के बारे में। हमें यहाँ क्या पता चला, सिर्फ थॉमस हॉब्स ने बताने की कोशिश की है स्टेट कैसे बनता है, ये तो नहीं बताया कि पॉलिटिक्स के बारे में जैसे मैकियावेली ने बताया था। मैकियावेली ने बोलता है ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये करना चाहिए, ऐसे डिसीजन लेना चाहिए, तो उस मामले में ये यूजलेस है। दूसरी चीज हिस्ट्री के मामले में भी यूजलेस है, क्योंकि हिस्ट्री में ये तो नहीं बता रही है कि स्टेट के बारे में होता क्या, बस ये बता रही है कि स्टेट को कैसे क्रिएट करना है। उसमें भी एजम्पशंस ले ली, उसमें भी एज्यूम कर लिया स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जो कि इमेजिनेटिव है। सो थॉमस हॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए गए उस टाइम पे, इनको डेविल बोला गया, और इनकी जो बुक थी उसमें इतने बेकार प्रिंसिपल्स ऐसे बोले गए कि सभी बेकार प्रिंसिपल्स हैं, कि ये ल्यूड प्रिंसिपल्स हैं, दे आर द पॉइजनस टैडपोल, काम के नहीं है हमारे। एंड हिज बुक वॉज इसीलिए बैन की गई थी बाय द चर्च, और जलाई गई थी ये बुक। तो वैगॉन बोलते हैं कि ये एक यूजलेस बुक है, ना तो ये हमें यू नो रिलायबल अकाउंट भी नहीं बताती है स्टेट का, कि स्टेट कैसे ओरिजिनेट हुआ। क्यों रिलायबल नहीं बता रही है? क्योंकि इमेजिनेशन पे काम कर रही है। क्या इमेजिनेशन? कि स्टेट ऑफ नेचर इस प्रकार का था। तो स्टेट ऑफ नेचर तो इमेजिनेटिव हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए रिलायबल कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ फ्रूटलेस बुक। इतनी मतलब सही बुक नहीं है, पॉलिटिक्स को समझने के लिए भी काम नहीं कर यूज आ सकती है। तो लेविथान इज ऑल्सो फ्रूटलेस बुक टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स। लेकिन एट द एंड आप क्या लिखेंगे इसके बारे में, कि थॉमस हॉब्स को क्रिटिसाइज करना गलत होगा, क्योंकि थॉमस हॉब्स ने जो अपनी बुक लिखी उनका पर्पस ये नहीं था कि वो हिस्ट्री बताएं स्टेट की। उनका पर्पस था ये बताना कि हमको स्टेट को ओबे क्यों करना है, ये बताना कि अगर हम स्टेट के बिना नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ कैसी होगी, आवर लाइफ विल बी ब्रूटिश, नेस्टी, पुअर एंड शॉर्ट। तो थॉमस हॉब्स ये कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है जो हमें स्टेट का साइंटिफिक अकाउंट दे रहे हैं। नो। तो ये जो क्रिटिसिज्म है, जो हिस्ट्री बता रहे हैं हमें स्टेट की, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताते हैं ये सब चीज़ें कि मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। थॉमस हॉब्स वो नहीं है, तो ये क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड नहीं है। इनफैक्ट थॉमस हॉब्स जो हैं वो कार्ल मार्क्स खुद ही बोलते हैं ही इज़ द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्कॉलर हैं, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल लाइफ में जो मॉडर्न नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में जो सॉवरेनिटी थी, सबसे पहले इन्होंने सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया डिटेल में कंप्लीट। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वी कैन नॉट डिनाई इट, इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा थॉमस हॉब्स आज खत्म होता है। अब हम जॉन लॉक शुरू करेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे बीच में। लेट्स टेक अ ब्रेक फर्स्ट ऑफ ऑल, देन विल स्टार्ट विद जॉन लॉक। अभी तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इफ देयर इज एनी डाउट। हाँ, एरिस्टोटल भी यही बोल रहे थे अबाउट स्टेट, कि स्टेट जो है वो मैन के सभी चीज़ों को फुलफिल करता है, सभी नीड्स को फुलफिल करता है, तो इसीलिए स्टेट नेचुरल है। लेकिन थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं, स्टेट नेचुरल नहीं है, स्टेट मैन ने बनाया है। ये डिफरेंस आ जाता है आकाश।
कोई डाउट है? तो हमारा कल का डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। हाँ, दोनों की जो स्टेट है, ओपिनियन है स्टेट का, बेसिस जो होगा वो अलग होगा। कल हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा एक। तो पहले वाले में जो हमारा रहेगा एरिस्टोटल वाला, एरिस्टोटल वाले में हम जॉन लॉक कवर करेंगे। और हमारा जो दूसरा सेशन होगा डाउट क्लियरिंग सेशन, उसके अंदर में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे और अगर एक आधा क्वेश्चन हम देख लेंगे। आई गिव यू प्लेटो से। हॉब्स इज हैविंग एब्सोल्यूटिस्ट से ज्यादा बेहतर आप लिखो हॉब्स इज हैविंग मैकेनिस्टिक व्यू। मैकेनिस्टिक। ऑर्गेनिक है एरिस्टोटल के केस में, हॉब्स के केस में है मैकेनिस्टिक। मैकेनिस्टिक मतलब लाइक अ मशीन, मैन ने बनाया है। ठीक है, ओके। तो अब जॉन लॉक शुरू करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लो फिर शुरू करेंगे। जॉन लॉक। हाँ, लेट्स टेक अ 2 minutes break, then we'll discuss it. अभी तक उमंग आई डिड नॉट गेट द टाइम। अभी कल भी दूसरे बैच का टेस्ट, बिकॉज उनका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पूरा टेस्ट लिया था, वो भी अभी चेक करने में मेरे को बहुत टाइम लगा। वो भी अभी पूरा कंप्लीट चेक नहीं हुआ है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा उसके बाद आई मेक इट। तो अभी आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा ना जब क्लासेस, कल परसों जैसे आपकी ख़त्म हो जाती है, मैं चेक कर लूँगी कब ख़त्म हो रही है। कल परसों जब भी आपकी क्लासेस ख़त्म होती हैं तब मैं कर लूँगी। ठीक है, तब आई स्टार्ट मेकिंग द नोट्स फॉर यू। तो आई परचेज अ कॉपी सेपरेटली, फिर उस पर बना दूँगी मैं। ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट, कि कोशिश करूँगी कि बेस्ट नोट्स आपके लिए बन पाए, लेकिन आप अपने साइड से भी बनाइए। ठीक है, शुरू के मैं ट्राई करूँगी, बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट यहाँ मेरी इस एंड पे काम बहुत होता है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है आजकल। जॉन लॉक इसके बाद शुरू करेंगे। इन द मीन टाइम आप लोगों की पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ मैं। थॉमस हॉब्स की फुल पीडीएफ नहीं दी है ना? फुल पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। तो बाबा आपने जैसे 4-5 टॉपिक्स, हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स। तो एक ओवरऑल बनाओ इनका। ओवरऑल मतलब इस टाइप का एक फ्लो चार्ट बनाओ, जैसे कि थिंकर्स में थिंकर्स हैं, तो थिंकर्स में ओवरऑल क्या डिफरेंसेस हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली एंड थॉमस हॉब्स में, ताकि आसानी से याद हो जाए। तो जैसे प्लेटो है आइडियलिस्ट, ठीक है, एरिस्टोटल आइडियलिस्ट, मैकियावेली रियलिस्ट, थॉमस हॉब्स थॉमस हॉब्स इज एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट, ठीक है, एंड इंडिविजुअलिस्ट। अब दूसरा आइडिया कि इनके मुताबिक जो स्टेट होता है ऑर्गेनिक होता है, यहाँ पर भी स्टेट ऑर्गेनिक होता है।
ऑर्गेनिक है, ये रियलिस्ट ले रहे हैं लेकिन ऑर्गेनिक रहेगा यहाँ पर भी। यहाँ पर स्टेट मैकेनिस्टिक होगा। प्लेटो ओके आपने बनाया, पर थ्योरी कैसे लिखी उसमें वो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा थ्योरी इस तरीके से लिखनी है, let me show you one example. I'll send you in the group. There's a student who made it in the other group. तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वैसे बनाया, तो बहुत ही बड़ा है लेकिन उसमें छोटा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें सारे कीवर्ड्स सारे उस फ्लो चार्ट का पार्ट है। उन्होंने अपना लैपटॉप पे बनाया था शायद। तो अलास्क एक्चुअली कल मैंने बोला था, तो वो लोग स्कैन करके देंगे, मैं आपको दे दूंगी वैसे तो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हाँ इंग्लिश वाला भेज दूँ, इंग्लिश वाला भेज दूंगी मैं, ठीक है। जैसे थ्योरीज में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट आइडियाज़, क्या मैसेज भेजना चाह रहे हैं इसमें। जैसे आप थ्योरीज लिखते हो प्लेटो की सभी, सो एक थ्योरी में लिख दो थ्योरी ऑफ जस्टिस में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन से होंगे, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन प्लस नॉन इंटरफेरेंस इज इक्वल टू पीस हार्मनी एंड एक्सेलेंस। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके फ्लो चार्ट का पार्ट होना चाहिए। ऐसे ही थ्योरी ऑफ जस्टिस में इंडिविजुअल इज रिट लार्ज, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, एक ये स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। इसमें जस्टिस के आइडिया में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा लिख सकते हो दैट द आइडिया ऑफ जस्टिस दैट इज एप्लीकेबल एट द इंडिविजुअल लेवल शुड बी अप्लाइड एट द लेवल ऑफ द स्टेट, ऐसा बोल सकते हो। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिर इसी में इसका क्रिटिसिज्म अगर डालोगे तो क्रिटिसिज्म डाल देना, क्रिटिसिज्म के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जस्टिस का, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे डाल सकते हो। फ्लो चार्ट तो देखो बहुत क्रिएटिविटी आपकी अपनी है, आपको जिस हिसाब से लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है वैसे बना सकते हो आप। शुरू करते हैं जॉन लॉक। अब जॉन लॉक कहाँ से बिलोंग करते हैं, जॉन लॉक बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से ही, ये भी ब्रिटेन से हैं थॉमस हॉब्स की तरह। लेकिन डिफरेंस क्या है जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स में, जॉन लॉक ऑप्टिमिस्ट हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब ये पॉजिटिव व्यू लेते हैं ह्यूमन नेचर का। जो थॉमस हॉब्स हैं वो पेसिमिस्ट थे, पेसिमिस्टिक सोच के थे, नकारात्मक सोच थी उनकी, वो नेगेटिव व्यू लेते थे, ठीक है। इनकी सोच है सकारात्मक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये क्या करते हैं जॉन लॉक, जॉन लॉक की टाइमलाइन है 1632 टू 1704। और जॉन लॉक क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ये बोलेंगे कि मैन जो है अपने बारे में नहीं सोचता ज़्यादा, अपना भी ख्याल रखता है, एट द सेम टाइम दूसरों का भी ख्याल रखता है मैन, ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए जब दूसरों का ख्याल रखेंगे तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं, ऐसा बोला जाएगा। पढ़ते हैं जॉन लॉक के बारे में, जॉन लॉक है कौन। थॉमस हॉब्स की तरह ही जॉन लॉक भी स्कॉलर ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म है। कौन होता है स्कॉलर ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, बताइए। हु इज द स्कॉलर ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म किसकी आइडियोलॉजी है, किसकी फिलॉसफी है, कौन सी आइडियोलॉजी की फिलॉसफी है, बताइए। बताया है मैंने आपको ये, कौन सी आइडियोलॉजी की फिलॉसफी है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, मैकियावेली नहीं, आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं। कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म यानी कैपिटलिज्म की फिलॉसफी है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। क्या मतलब होता है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का, थॉमस हॉब्स में आपको पढ़ाया है मैंने। पोजेसिव से वर्ड निकालो, पोजेस, पोजेस मतलब जो भी चीज़ आपके पास में पोजेस्ड है, जो भी चीज़ें आपके पास में है वो इंडिविजुअल के एफर्ट्स की वजह से हैं, यानी आपके अपने खुद के एफर्ट्स की वजह से हैं। तो इसीलिए आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए कि आप ये चीज़ सोसाइटी को दो, कि सोसाइटी को पे करो इसके लिए। मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कमाई, वो आपने अपने एफर्ट्स की वजह से कमाई, तो आप पे सरकार को ऐसा बर्डन नहीं डालना चाहिए कि आप सोसाइटी को पे बैक करो।
ये आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से है। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रॉपर्टी की जो भी प्रोड्यूस होगी उसकी इतनी प्रोड्यूस आप रख सकते हो, बाकी की सरकार में जाएगी, नहीं। तो इस मामले में ये भी थॉमस हॉब्स की तरह बुर्जुआजी क्लास को सपोर्ट करते हैं। ही इज ऑल्सो स्कॉलर ऑफ बुर्जुआजी क्लास। ये चीज समझ में आई? ही इज द स्कॉलर ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ये भी ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। एनी डाउट इन दिस? आप लोग याद क्यों नहीं कर पा रहे हो? पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म मैंने आपको बताया था। एनी डाउट? Whatever you possess is because of your own efforts, so therefore there should not be any obligation on you to pay back to the society. This is what you have to write here. आप लोगों ने रिविजन नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो थॉमस हॉब्स के जैसे ही ये भी स्कॉलर है, और ही इज नोन एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। ही इज नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म क्योंकि सबसे पहले जिनके आइडियाज में हमको दिखेगा कि जो लिबर्टी को प्रमोट करेंगे मॉडर्न टाइम्स में, जो बोलेंगे कि लिबर्टी होनी चाहिए मैन के पास में, वो होंगे जॉन लॉक। जैसे थॉमस हॉब्स के टाइम पे एक रेवोल्यूशन हो रहा था, रेवोल्यूशन का नाम था प्योरिटन रेवोल्यूशन, वैसे ही एक रेवोल्यूशन जॉन लॉक के टाइम पे होगा। ये रेवोल्यूशन होगा ग्लोरियस रेवोल्यूशन, प्योरिटन रेवोल्यूशन ऑफ 1640। और ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुआ? 1688। ये इनके टाइम पे हुआ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन और प्योरिटन रेवोल्यूशन में डिफरेंस क्या था? प्योरिटन रेवोल्यूशन में चेंजेस लाने की बात की जा रही थी, तो इसमें कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ रहे थे। ये चाहते थे कि चेंजेस लाए जाएं ताकि इसमें प्योरीफाई किया जा सके चर्च को, प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही थी, करप्ट हो गई थी बहुत ही। ठीक है, ग्लोरियस में भी चेंज लाने की बात की जाएगी। यहाँ पर क्या था? वॉयलेंट चेंजेस लाए जाएंगे, वॉयलेंस के थ्रू लड़ाई होगी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। लेकिन ग्लोरियस तक आते आते अब चेंज की जो बात की जाएगी वो पीसफुल तरीकों से चेंज लाने की बात की जाएगी। पीसफुल तरीकों से यानी आपस में बातचीत करके, आपस में डिबेट और डिस्कस करके, डिबेट और डिस्कशन करके कोई चेंज लेके आते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो यानी अब देखो, थॉमस हॉब्स अपने टाइम से बहुत इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने देखा कि वायलेंस हो रहा था, इसीलिए उन्होंने नेगेटिव व्यू दिया। ऐसे ही जॉन लॉक अपने टाइम से इन्फ्लुएंस है। उन्होंने देखा कि अरे वायलेंस तो है ही नहीं, सब चीजें, सारे जो काम हो रहे हैं वो सभी एकदम पीसफुल तरीके से हो रहे हैं, इसमें कोई लड़ाई हो ही नहीं रही है। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा व्यू लेंगे, इसमें ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेंगे कि मैन अपने बारे में भी सोचता है और दूसरों के बारे में भी सोचता है, दूसरों का भी ख्याल रखता है। समझ में आया? तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लस्की ने क्या बोला था? एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इज अ थिंकर, जो कि अपने टाइम से बहुत इन्फ्लुएंस थे। तो उसी के बेसिस पे ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेंगे, ह्यूमन नेचर का पॉजिटिव व्यू लेंगे। तो जो थॉमस हॉब्स की जब हम बात करते हैं, थॉमस हॉब्स में इनके आइडियाज में जो ये जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वो आएगा यूके के क्लोज। ये जो स्टेट बनाया गया लोगों के लिए, जिसमें पावर दी गई, वो यूके के क्लोज आता है। जॉन लॉक का जो स्टेट है, जॉन लॉक जैसे पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, वो यूएसए के काफी क्लोज आता है, यूएसए के क्लोज। सो ही इज अ स्कॉलर ऑफ बुर्जुआजी क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। और ये लिबर्टी को प्रेफरेंस देंगे, सिक्योरिटी को प्रेफरेंस नहीं देंगे। थॉमस हॉब्स क्या कर रहे थे? सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दे रहे थे। ये लिबर्टी को प्रेफरेंस देंगे, ये जस्टिफाई करेंगे नेचुरल राइट्स को। थॉमस हॉब्स में देखा था हमने कि थॉमस हॉब्स नेचुरल राइट्स को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जॉन लॉक नेचुरल राइट्स को सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए थॉमस हॉब्स नेचुरल राइट को सपोर्ट करते हुए स्पेसिफिकली थॉमस हॉब्स बोलेंगे, क्योंकि बुर्जुआजी क्लास के स्कॉलर हैं, ये प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट राइट देंगे लोगों को कि आपके पास में एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आप अपने एफर्ट्स कर रहे हो, आपके पास में पैसा है, तो आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। आपसे वो प्रॉपर्टी कोई छीनेगा नहीं, स्टेट भी नहीं छीन सकता अगर आपने ली है तो। ठीक है,
लेकिन ये फादर ऑफ लिबरलिज्म है, लेकिन हम इनके आइडियाज में देखते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब ये क्या करेंगे, ये लिबर्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए ये स्टेट को ज्यादा पावर नहीं देंगे। जैसे थॉमस हॉब्स ने क्या किया, स्टेट को पूरी पावर दे दी। यहाँ पर पूरी पावर नहीं दी जाएगी, यहाँ पे लिमिटेड पावर दी जाएगी। देखो, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बीच में उमंग सभी लोग आपस में मिलके डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे चेंज लाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टीज और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, प्योरिटन में इंपॉर्टेंट थी। अगर यहाँ इंपॉर्टेंट होती तो मैं आपको बता देती, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये देखी कि थॉमस हॉब्स जो बोलते हैं कि आपका नेचुरल राइट्स को जो डिस्कार्ड करते हैं, कि नेचुरल राइट्स अगर मैन फॉलो करते हैं तो उसके चलते लड़ाई बहुत होती है, लेकिन ये बोलते हैं कि लड़ाई नहीं होती अगर मैन को नेचुरल राइट्स दिया जाए तो ये लिमिट्स लगाते हैं स्टेट पे। ही गिव्स थ्योरी ऑफ लिमिटेड स्टेट। लिमिटेड स्टेट मतलब इनका जो स्टेट होगा वो पावरफुल नहीं होगा, वो एब्सोल्यूट स्टेट नहीं होगा, लिमिटेड होगा, उसके पास में लिमिटेड पावर है। क्या पावर, लिमिटेड कैसे है, लिमिट क्या है इनके ऊपर, लिमिट है कि लोगों के पास में राइट्स हैं, जैसे हम लोगों के पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो स्टेट के पास में ये, उनके स्टेट की पावर इसमें लिमिट कर दी गई कि स्टेट किसी के फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं कर सकता है, किसी के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, उन चीजों में, उन मैटर में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ये लिमिट हो गई। इनका कहना है कि गवर्नमेंट एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, मतलब गवर्नमेंट के पास में जो पावर है वो ओरिजिनल पावर नहीं है, वो पावर डेलीगेटेड है। यानी गवर्नमेंट को जो पावर दी है वो लोगों ने दी है, गवर्नमेंट के पास में ओरिजिनल पावर नहीं है। गवर्नमेंट एक ट्रस्ट की तरह है जिसको रन करते हैं लोग, तो लोग ट्रस्टीज हैं। अगर गवर्नमेंट लोगों के हिसाब से नहीं रन होगी तो फिर लोग ऐसी गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं, लोग ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया इतना, एक एक चीज जो यहाँ पर लिखी है स्लाइड में, एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो मैंने आपको बताया पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में। पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म की क्या ये फिलॉसफी है कैपिटलिज्म की। क्यों कैपिटलिज्म की है? पॉजेसिव का मतलब होता है पोजेस करना कुछ, आप कोई चीज पोजेस करते हो, वो आप मानते हो कि ये चीज आपकी है, तो जो चीज आपकी है तो वो आप किसी और को क्यों दोगे। तो पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म की जो फिलॉसफी है एकदम कैपिटलिज्म जैसी है। कैपिटलिज्म में यही माना जाता है कि जो भी आप पोजेस करते हो वो आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से आपने उस पर मेहनत की है, इसीलिए कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको अपनी मेहनत का कुछ हिस्सा सोसाइटी को देना चाहिए। लास्ट लाइन कौन सी, विच लाइन यू आर टॉकिंग अबाउट आकाश? पीपल कैन गो अगेंस्ट स्टेट, हाँ, ये थोड़ी लाइन सेम है। हाँ, अगर उनको लगता है कि स्टेट, लेकिन थोड़ी कंडीशन इसमें डिफरेंट होंगी। वहां पर क्या था, हॉब्स ने बोला कि अगर राइट टू लाइफ सिक्योर नहीं किया तो लोग रिवोल्ट करेंगे। इन्होंने बोला अगर लोगों के मुताबिक नहीं चली तो लोग रिवोल्ट करेंगे। वहां पर सिर्फ राइट टू लाइफ था, यहाँ पर सब चीजें लोगों के मुताबिक होंगी, क्योंकि स्टेट के पास में ओरिजिनल पावर नहीं है। तो हमें जॉन लॉक के कामों में ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। जॉन लॉक अपनी थ्योरी में, इनकी जो थ्योरी देखेंगे हम, थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, उसमें हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स होंगी। तो ये पहले थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है कि स्टेट में तीन इंस्टीट्यूशन होंगे जो अलग अलग तरीके, अलग अलग चीजें संभालेंगे। जैसे लॉ मेकिंग का लेगिस्लेचर संभालेगा, लॉ बनाने वाली लोकसभा राज्यसभा होती है तो वो हो गया पार्लियामेंट, लेगिस्लेचर। लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला काम कौन संभालेगा? एग्जीक्यूटिव। लॉ एडजुडिकेशन मतलब लॉ को इंटरप्रेट करना है कि ये लॉ सही है कि नहीं, वो संभालेगी जुडिशरी।
तो सबसे पहले जॉन लॉक के कामों में हमें देखने को मिलता है कि इसकी अपनी पावर्स हैं, इसके पास में अपना रोल है, इसके पास में अपना रोल है, तीनों का रोल अलग अलग है। ऑरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। दूसरा हम देखते हैं जॉन लॉक क्या बोलते हैं। जॉन लॉक भी अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिशन देंगे। जॉन लॉक बोलते हैं कि मैन के पास में भी रीजन होता है, मैन के पास में भी पैशन होता है, मैन के पास में दोनों चीजें हैं और ये दोनों चीजें इक्वल में है। मैन के पास में रीजन भी है, मैन के पास में पैशन भी है। तो मैन के पास में बहुत रीजन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लिमिट तक है। थॉमस हॉब्स ने बोला था कि रीजन है लेकिन रीजन की एक लिमिट है, कि यहाँ तक रीजन है ये जानने का कि क्या चीज उसको प्लेजर देगी। लेकिन ये बोलते हैं कि मैन के पास में इतना रीजन है कि मैन अपना भी ख्याल रख सकता है, दूसरों का भी ख्याल रख सकता है। तो उसके बेसिस पे ये बोलेंगे कि मैन के पास में क्योंकि रीजन है, तो रीजन की वजह से हमें मैन के जो नेचुरल राइट्स हैं लेने नहीं चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ऐसा नेचुरल लॉ प्रिवेल करेगा, यानी रीजन प्रिवेल करेगा, लॉजिक के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि ये चीज सही है कि नहीं है। पॉजिटिव लॉ हमने देखा था अभी, पॉजिटिव लॉ में जो स्टेट ने बता दिया एक बारी वही सबको फॉलो करना पड़ेगा, सही गलत का कुछ नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए एक इंसान ने दूसरे इंसान को मारा, ठीक है, मारने की कोशिश की ए ने, लेकिन बी ने अल्टीमेटली अपनी सेल्फ डिफेंस में मार दिया, लेकिन यहाँ पर सी खड़ा था। सी तब आया है जब सी ने देखा कि बी इसको मार रहा था। सी ने कभी देखा ही नहीं कि ए कोशिश कर रहा था बी को मारने की। सी ने बस ये देखा कि बी ने ए को मार दिया। तो विटनेस के फॉर्म में जब सी जाएगा कोर्ट में तो सी बोलेगा कि बी ने मारा है। तो यहाँ पर सर्कमस्टांसेस तो कंसिडर किए ही नहीं गए, समझे? तो यहाँ पर रीजनिंग तो हुई नहीं, यहाँ पर तो प्रोसीजर फॉलो कर दिया कि आपने देखा था ना इनको मारते हुए, बस बात खत्म, कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन ये बोलते हैं कि रीजन के बेस पे होना चाहिए सब कुछ। दूसरा हम जॉन लॉक के आइडियाज में देखेंगे थ्योरी ऑफ टॉलरेशन। थ्योरी ऑफ टॉलरेशन जिसमें ये बोलते हैं कि स्टेट और जो रिलीजन होता है वो अलग अलग है, ठीक है, और स्टेट को रिलीजन के मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लोगों को रिलीजियस मैटर्स में वो फॉलो करने दो जो वो फॉलो करना चाहते हैं। उसका रीजन क्या है वो भी देखेंगे। हाँ, यस, रिगार्डिंग दैट अनटचेबिलिटी की जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही है। दूसरा है मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी। ये मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, मतलब जो जैसे कि आप क्या करो, मेजॉरिटेरियन में देखो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन पॉइंट ये होता है कि जो ऐसी सरकार पावर में आएगी जिसको मेजॉरिटी ऑफ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये उसमें बिलीव करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करते हैं। दो टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, जिनको कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेट मी टेल यू। दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है, और एक होती है आपकी डायरेक्ट। डायरेक्ट जिसमें आप खुद ही उसका पार्ट होते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव में आप खुद पार्टिसिपेट नहीं करते स्टेट में, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हो। तो ये हो गई इनडायरेक्ट गवर्नमेंट। इसमें आप इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको वोट कर रहे हो उनके थ्रू आप वो सब फॉलो कर रहे हो। जैसे एमपीज हो गए इंडिया में, जो एमएलएस हैं, ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं। अब इसको आगे डिटेल में देखेंगे आगे कल, फिलहाल आज हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं। दूसरा है कि ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन देते हैं, जैसे थॉमस हॉब ने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था ऐसे ही ये भी देंगे। एंड जॉन लॉक भी यूटिलिटेरियन है, ये भी यूटिलिटी पे ध्यान देते हैं कि यूटिलिटी क्या रहेगी। ही इज ऑल्सो यूटिलिटेरियन, क्या चीज फायदेमंद रहेगी, जो चीज फायदेमंद रहेगी उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए सब कुछ, एक्शन लिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले सारी थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे जॉन लॉक के बारे में, कि जॉन लॉक सबसे पहले कर क्या रहे थे उस टाइम पे, मेजर काम जो इनके मेजर बुक्स हैं उस पर ध्यान देते हैं अभी, मेजर कामों पे। अब हमको पता है कि जॉन लॉक से पहले थॉमस हॉब्स एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है।
तो उस टाइम पे ये बात चली कि जॉन लॉक को, अभी भी आज भी बोला जाता है कि जॉन लॉक को थॉमस हॉब्स को क्रिटिसाइज करना चाहिए था। क्यों? देखो, जॉन लॉक है एक लिबरल, ये लिबर्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। थॉमस हॉब्स सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देते थे। इसीलिए थॉमस हॉब्स ने क्या किया, एब्सोल्यूट पावर स्टेट को दे दी। और एब्सोल्यूट पावर अगर आप स्टेट को देते हो तो जॉन लॉक उसके खिलाफ हैं। ये बोलते हैं स्टेट के पास में एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जस्टिफाई नहीं करते, ये बोलते हैं कि मैन के पास में रीजन है, क्योंकि इसीलिए मैन को अलाउ करना चाहिए, मैन को लिबर्टी देनी चाहिए कि अपने मुताबिक कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इनका कहना था ये। लेकिन ये क्या करेंगे, थॉमस हॉब्स को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आइडियली स्कॉलर्स बोलते हैं कि जॉन लॉक को थॉमस हॉब्स को क्रिटिसाइज करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि थॉमस हॉब्स की जो बुक थी वो चर्च ने बैन की हुई थी। उस टाइम पे चर्च ने जला दी थी, बैन की गई थी, प्रोहिबिट की गई थी। यानी अगर जॉन लॉक इसके ऊपर काम करते, ये नहीं चाहते थे ऐसे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, इसीलिए ये दूसरे थिंकर को उठाएंगे जिनका नाम है रॉबर्ट फिल्मर। रॉबर्ट फिल्मर भी थॉमस हॉब्स के जैसे ही एब्सोल्यूट स्टेट की थ्योरी देते हैं कि स्टेट के पास में एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। तो ये थॉमस हॉब्स को क्रिटिसाइज ना करके रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज करेंगे। रॉबर्ट फिल्मर को क्यों? क्योंकि अगर चर्च को इन्होंने क्रिटिसाइज किया तो ये क्या बोल रहे हैं कि टॉलरेशन होना चाहिए। क्योंकि इनका कहना है कि लोगों के रिलीजन में अगर आप बोलोगे, जो भी रिलीजन अपने पर्सनल लाइफ में लोग फॉलो करते हैं, अगर उसमें आपने इंटरफेयर किया तो लोग आपकी कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं सुनता है रिलीजन के मैटर पे। काफी हद तक थोड़ी थोड़ी सेम थी, लेकिन डिफरेंसेस भी थे, ऐसी बात नहीं है, डिफरेंसेस भी थे। अभी थोड़ी देर में अभी आपको बताऊंगी क्या क्या डिफरेंसेस थे। फिलहाल इतना समझ में आया कि इनको क्रिटिसाइज ना करके रॉबर्ट फिल्मर के काम को क्रिटिसाइज करेंगे ये। तो बुक का नाम है जॉन लॉक की टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इसमें इन टू ट्रीटीज में जो इनकी फर्स्ट ट्रीटीज है, दो बुक्स हैं इन्होंने लिखी, एक फर्स्ट ट्रीटीज, दूसरी है टू ट्रीटीज, सेकेंड वन। तो फर्स्ट ट्रीटीज जो इनकी बुक है पहली, उसमें ये क्या करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे थॉमस हॉब्स के कंटेम्पररी थे, थॉमस हॉब्स भी उसी टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे जिस टाइम पे जॉन लॉक कर रहे थे। लेकिन ये चाहते थे कि थॉमस हॉब्स की जो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट है उसको चैलेंज करूं, लेकिन वो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया कि चर्च ने इसको प्रोहिबिट किया, चर्च ने इसको बैन कर दिया, इसलिए ये इसको टारगेट नहीं करेंगे। ये टारगेट करेंगे रॉबर्ट फिल्मर को, जिन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट दी थी। रॉबर्ट फिल्मर की बुक का नाम है पेट्रियार्क। इस बुक में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे रॉबर्ट फिल्मर को। पहले रॉबर्ट फिल्मर को समझेंगे कि इनके क्या आइडियाज थे, फिर उसके बेसिस पे कैसे जॉन लॉक इसको क्रिटिसाइज करेंगे फिल्मर को, वो देखेंगे। रॉबर्ट फिल्मर कौन है? रॉबर्ट फिल्मर मेडिवियल टाइम्स से थोड़ा बिलोंग करते थे। ठीक है, तो रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी क्रिटिसाइज किया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को किया था। रॉबर्ट फिल्मर बोलते थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जॉन लॉक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मानते थे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट सही है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही स्टेट बनाया जाएगा। तो एक सिमिलैरिटी हमने क्या देखी यहाँ पर, कि ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बिलीव करते हैं थॉमस हॉब्स के जैसे, जॉन लॉक भी। और जॉन लॉक बोलते हैं कि स्टेट एक मशीन की तरह है। तो इन्होंने स्टेट का कौन सा व्यू लिया, मैकेनिस्टिक व्यू, कि स्टेट मशीन की तरह है, स्टेट मैन की जो भी नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए आया है। तो रॉबर्ट फिल्मर की जो ये थ्योरी होगी, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा दो ग्राउंड्स पे। इसको दो ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज किया जाएगा। पहला, रॉबर्ट फिल्मर हैज गिवन, ही क्रिटिसाइज्ड इट ऑन टू ग्राउंड्स। रॉबर्ट फिल्मर ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मतलब किया है क्रिटिसाइज। रॉबर्ट फिल्मर ने कहा है कि सबसे पहले जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी होती है, ये लॉजिकल थ्योरी नहीं है स्टेट की अथॉरिटी को जस्टिफाई करने के लिए। दूसरी, रॉबर्ट फिल्मर ने बात की कि ये जो प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हेरिडिटरी होनी चाहिए।
कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, हेरिडिटरी होनी चाहिए। हेरिडिटरी अगर होगी तो ये ज़्यादा लॉजिकल बेसिस है राइट टू प्रॉपर्टी का। यानी अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है तो आपके बेटे के पास में, ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, हेरिडिटरी होनी चाहिए। रॉबर्ट फिल्मर मेडिवियल एज से बिलोंग करते हैं, थोड़ा मेडिवियल टाइम्स के हैं, ठीक है, तो मेडिवियल जो भी थ्योरीज होती थी उसमें बिलीव करते हैं। रॉबर्ट फिल्मर डिवाइन राइट्स ऑफ किंग में बिलीव करते हैं। डिवाइन राइट्स की राजा को भगवान ने राइट्स दे रखे हैं, इसीलिए राजा की जो अथॉरिटी है एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो डिवाइन थ्योरी दी है इन्होंने, ठीक है। एक बात तो ये बोली गई, दूसरी चीज इसमें ये बोली गई है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी की, अगर राजा के पास में प्रॉपर्टी है, देखो ये पूरी लैंड है राजा की, तो उन्हीं के बेटों के नाम रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेडर्स आ गए तो उनके नाम पे लैंड हो गई, काम कर सकते हैं उस लैंड पे, लेकिन अल्टीमेटली जो नाम रहेगी, ये रॉबर्ट फिल्मर का कहना था कि राजा के पास में, उनके बेटों के पास में रहेगी। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रीटीज जिसमें हम देखेंगे कि वो क्रिटिसाइज करेंगे। उसमें हमने रॉबर्ट फिल्मर की हमने दो चीजें देखी अभी, कि रॉबर्ट फिल्मर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। एक एक करके समझते हैं क्यों खिलाफ है, क्यों ऐसा है कि ये बोलते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉजिकल नहीं है। पहला रीजन रॉबर्ट फिल्मर देते हैं, देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी विल के अकॉर्डिंगली साइन कर रहे हैं, अपनी मर्जी से साइन कर रहे हैं। तो यानी जो स्टेट के पास में अथॉरिटी आई है वो लोगों की वजह से आई है, उनकी विल की वजह से आई है, उनकी मर्जी की वजह से स्टेट बना है। तो अगर जो अथॉरिटी है वो लोगों की मर्जी से आई है, तो इसका मतलब अगर आप ये करते हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके स्टेट बनाते हो, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके स्टेट को कुछ पावर देते हो, तो हो सकता है आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनका डिफरेंट परसेप्शन हो, ठीक है ना, उनकी मर्जी अलग हो। तो ऐसे बेसिस पे ये लॉजिकल नहीं होगा फ्यूचर जनरेशन के लिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना जो कि उनके फोर फादर्स ने, जो कि उनके पूर्वजों ने साइन किया है, क्योंकि इससे उनकी चॉइस तो लिमिट हो गई ना। जैसे कि 1947 में, उसके बाद से जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था, फाइनली जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, एनैक्ट किया गया, उसके बाद हमने देखा कि रिजर्वेशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। लेकिन आज तक भी फ्यूचर जनरेशन जब आ चुकी है, आज तक भी रिजर्वेशन की पॉलिसी कंटिन्यूड है। तो इसीलिए आज हम देखते हैं कि रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है आज बहुत क्रिटिसाइज की जाती है। उस टाइम पे तो सिर्फ 10-15 सालों के लिए थी, लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू की, ठीक है, ये आज भी कंटिन्यू की जा रही है, एक्सटेंड करी जा रही है साल दर साल, मतलब कुछ डेकेड में 10-10 सालों तक अगले ये करते रहते हैं बार बार एक्सटेंड उसको सोशल लेवलिंग के लिए। तो रॉबर्ट फिल्मर का कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आप आज साइन कर रहे हो सकता है आने वाली जो जनरेशन हो उनकी डिफरेंट परसेप्शन हो, उनकी डिफरेंट सोच हो, तो आप उन पे इस तरीके से इम्पोज नहीं कर सकते, ये लॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, आप उनकी चॉइस को लिमिट कर रहे हो। इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये मानता है कि मैन जो है, मैन इज बॉर्न फ्री, कि मैन एकदम फ्रीली पैदा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये रॉबर्ट फिल्मर बोलते हैं कि जो मैन है, मैन इज नॉट बॉर्न फ्री, मैन इज बॉर्न इन द सोसाइटी, मैन सोसाइटी में हुआ है, और सोसाइटी जैसी है उसी के अकॉर्डिंग मैन को चलना पड़ता है। तो यानी आज आपने सोसाइटी का ढांचा ये बना दिया, कल को आगे जा करके लोगों को वो ना पसंद आए, तो उसी सोसाइटी में तो लोग पैदा हुए। जैसे कि हम लोग कितनी बारी क्वेश्चन करेंगे समटाइम्स, इफ वी आर बॉर्न इन इंडिया, कि इंडिया में ही क्यों बॉर्न हुए, मतलब यहाँ पर तो कम्युनलिज्म इतना है, यहाँ पर टॉलरेशन लेवल नहीं है, यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म नहीं है, पेरेंट्स कभी कभी ज़्यादा ओवर पेरेंटिंग कर देते हैं। सो देयर शुड बी अ फाइन लाइन, एक लिमिट होनी चाहिए पेरेंटिंग की भी, ओवर पेरेंटिंग भी नहीं होनी चाहिए, तो उससे इंडिविजुअल की ग्रोथ भी रुकती है। जैसे कि देर आर दीज सर्कमस्टांसेस इन इंडिया जहाँ पर
माँ बाप ने अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया, सारी डिग्री विग्री करवाई है, लेकिन एट द एंड उसके पास जब जॉब अपॉर्चुनिटीज आई बाहर रहने की, तो उसको बाहर अलाउ नहीं किया गया जाने के लिए। तो एज एन इंडिविजुअल वो क्या सीखेगा फिर? बाहर बाहर निकलोगे तभी तो कुछ कुछ सीखोगे आप, इस वर्ल्ड के चैलेंजेस एंड ऑल। तो उनकी ग्रोथ को रोक दिया फिर यहाँ पर। ठीक है, तो ये सोसाइटी का ढांचा इस टाइप से है। तो पॉइंट इज कि मैन इज नॉट फ्री। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में माना जाता है कि आप फ्री हो, आप अपनी मर्जी मुताबिक अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो अपनी कंडीशंस लगा करके, जो कि ऐसा नहीं है। मैन इसी सोसाइटी में पैदा होता है। ठीक है, तो मैन के पास में सोसाइटी को चूज करने का भी फ्रीडम नहीं है। अगर हमको चूज करने का फ्रीडम होता कि आपको ऐसी सोसाइटी चाहिए या वैसी सोसाइटी चाहिए, जैसे यूएसए में है या दूसरी जगहों पे है, तो आप क्या चूज करते? ये फ्रीडम किसी के पास नहीं होता है। तो इसीलिए जब ये फ्रीडम ही नहीं है, तो किस बात का सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो? फ्रीडम तो है ही नहीं आपके पास में। तो इम्पोज मत करो अपनी फ्यूचर जनरेशन पे, ये कहना था रॉबर्ट फिल्मर का, जो कि काफी लॉजिकल लग रहा है इस टाइम पे कि यस दिस इज लॉजिकल। अब दूसरी चीज रॉबर्ट फिल्मर ने हेरिडिटरी के बारे में की थी, प्रॉपर्टी के बारे में की थी। इन्होंने बोला था कि प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं वो हेरिडिटरी बेसिस पे होने चाहिए। हेरिडिटरी बेसिस पे मतलब, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास में है तो आपके बेटों के पास में होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट को ये बोलते हैं, स्टेट इज अ पेट्रियार्क। अपनी बुक पेट्रियार्क में बोलते हैं स्टेट है पेट्रियार्क। स्टेट मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली है गॉड की। गॉड ने एडम को बनाया, सबसे पहले एडम को बनाया, और गॉड ने क्या किया, सारी जो पावर्स थी वो एडम को दे दी, एब्सोल्यूट पावर एडम को दे दी। तो यानी एडम हमारे पहले किंग थे। तो क्योंकि गॉड ने उनको पावर दी है, तो गॉड ने एब्सोल्यूट अथॉरिटी इनके पास में है, गॉड ने पावर दी है, इसीलिए गॉड से ही ये ट्रांसफर की गई पावर आगे एडम से एडम के बच्चों के पास में गई, वहां से उनके बच्चों के पास में गई, वहां से उनके सक्सेसर्स के पास में गई। तो अल्टीमेटली जितने भी किंग्स हैं सभी एडम के सक्सेसर्स हैं। तो यानी सभी किंग्स को एब्सोल्यूट राइट दिया जाना चाहिए, दे शुड एंजॉय एब्सोल्यूट राइट। ये कहना था रॉबर्ट फिल्मर का। ठीक है, और यानी जो भी किंग हैं ये सभी लैंड उन्हीं से बिलोंग करती हैं। तो आप ये लैंड दूसरों को नहीं दे सकते। मतलब जैसे बुर्जुआजी क्लास को जॉन लॉक बात करते हैं कि प्रॉपर्टी, ये पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म के स्कॉलर हैं कि आप अपने एफर्ट से जमीनें कमा सकते हो, लेकिन ये तो उन्होंने दे दी ना। हेरिडिटरी की जो बात हुई है, प्रॉपर्टी के राइट्स हेरिडिटरी के बेसिस पे होनी चाहिए, यानी सभी राजाओं के पास में रहने चाहिए। कॉमन मैन के पास में अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बन जाते हैं, तो उसमें आपको नहीं दी जा सकती। अल्टीमेटली राजा के पास रहेगी, राजा के नाम पे रहेगी। तो ये थ्योरीज थी रॉबर्ट फिल्मर की, और इसको क्रिटिसाइज करेंगे जॉन लॉक। सबसे पहले जॉन लॉक क्रिटिसाइज करेंगे रॉबर्ट फिल्मर को, बोलेंगे कि देखो जो स्टेट है, जो आप बोलते हो कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड, गलत है। ये जो थ्योरी आपने दी है दैट स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड, और उस बेसिस पे आपने क्या बोला कि हेरिडिटरी राइट्स होने चाहिए प्रॉपर्टी पे, कि मतलब आप मेहनत करके नहीं कमा सकते। ठीक है, हेरिडिटरी ही होने चाहिए। इसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि अगर आप एफर्ट कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं जो एफर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हार्ड वर्किंग है और एक लेजी पर्सन है। जो हार्ड वर्किंग है वो दिन रात काम कर रहा है, और जो लेजी पर्सन है वो दिन रात सो रहा है। ठीक है, उसको ज्यादा वो नहीं है काम करने की। तो हार्ड वर्किंग पर्सन मेहनत करता रहेगा एक पीस ऑफ लैंड पे। मान लो इसके पास भी एक पीस ऑफ लैंड है, लेजी के पास में भी एक पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग के पास में जब ये पीस ऑफ लैंड है, इस पे काम किया इसने, और यहाँ से इसने बनाई एक और लैंड, उससे प्रॉफिट कमा के उससे बनाई एक और, उससे और कम बना ली। ठीक है, अब जो लेजी पर्सन है वो तो नहीं कर रहा है, उसके पास तो ये लैंड थी, वो एज इट इज पड़ी हुई है, हल्का फुल्का प्रोड्यूस आ जाता है उसके लिए जितना उसको सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है। तो ऐसे में अगर ऐसे रोक लगाई जाए कि ये जो हार्ड वर्किंग पर्सन है इसको अलाउ ही नहीं किया जाए प्रॉपर्टी इकट्ठा करने की, बस इसी लैंड पे करते रहो, तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ऐसा कहना था इनका। ये इंडिविजुअल पे इसीलिए फोकस करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड, इसको रिजेक्ट करेंगे।
एंड ये बोलते हैं कि चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि एडम है फर्स्ट किंग है, गॉड ने बनाया है, ठीक है। लेकिन गॉड ने जब एडम को बनाया था, बहुत बहुत हजारों साल हो गए अब तो, ठीक है, इतने हजारों साल पहले बनाया था। ये जो इवेंट हुआ था एडम जब उनको किंग बनाया गया था, इट इज पार्ट ऑफ रिमोट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री में बहुत पहले हो चुका है ये। आज के टाइम पे एडम के जो सक्सेसर्स होंगे तो इस हिसाब से तो बहुत सारे किंग्स होंगे, बहुत सारे राजा होंगे। तो उन सभी राजाओं में से कैसे हम ये निकालें कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन राजा है, कौन सा जेन्युइन सक्सेसर है एडम का, ठीक है। आज तो ऑलमोस्ट आधी से 50% हो सकता है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर द हायर ऑफ दे आर द हेयर ऑफ एडम। तो ऐसे कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए जो चीज इतनी पहले हुई है जिसमें इतनी कंफ्यूजन है, पता ही नहीं चल पाएगा, उसको बेसिस मत बनाओ। उस चीज को बेसिस बनाओ, हमें एक नया तरीका निकालना होगा स्टेट को अथॉरिटी देने का, रादर देन दिस कि कौन राजा था और इस टाइप से। एडम थ्योरी को हटा दो, गॉड स्टेट को हटा दो, एक नई अथॉरिटी का हमको बेसिस ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये रिजेक्ट करेंगे इस आइडिया को। दूसरी बात, इस आइडिया को भी रिजेक्ट करते हैं ये कि स्टेट के पास में एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, क्योंकि जॉन लॉक बोलते हैं कि स्टेट की जो अथॉरिटी है एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्टेट एक फैमिली नहीं है, स्टेट इज अ फैमिली ऑफ फैमिलीज। ये यहाँ पर एरिस्टोटल के काफी क्लोज आते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल भी तो यही बोलते हैं, स्टेट इज नॉट अ बिग फैमिली, स्टेट इज अ फैमिली ऑफ फैमिलीज। तो सेम चीज जॉन लॉक बोलते हैं कि स्टेट इज अ फैमिली ऑफ फैमिलीज। स्टेट में बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं और हर एक फैमिली के अपने खुद के इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जैसे अथॉरिटी ऑफ अ किंग कैन नॉट बी ऑन पार विद अथॉरिटी ऑफ अ पेट्रियार्क और अथॉरिटी ऑफ फादर। जो इंसान फादर है उसके ऊपर जो बच्चे होते हैं कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, तो वहां तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जस्टिफाइड है। लेकिन जो सिटीजन्स होते हैं वो किंग पे एब्सोल्युटली डिपेंडेंट नहीं होते, अपनी पर्सनल स्फीयर में अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी के लिए कि भाई राजा हमारी सुरक्षा रखे, तो उस चीज़ में ये डिपेंडेंट होते हैं, अदरवाइज पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होते। सिटीजन्स एडल्ट्स होते हैं, ये स्टेट पे सिर्फ कुछ मैटर्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं, तो इसीलिए एब्सोल्यूट अथॉरिटी जस्टिफाइड नहीं है। दूसरी चीज़, ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लेबर थ्योरी देते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई। लेबर थ्योरी क्या होता है कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द पर्सन जो कि मेहनत करता है, जो कि लेबर करता है, उसी को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो इसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट के मुताबिक हमने देख लिया ये स्टेटमेंट, द अथॉरिटी ऑफ अ मास्टर डिफर्स फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ स्टेट्समैन, ये अरिस्टोटल ने बोला था, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यानी स्टेट में, स्टेट देखो, जो फिलोसोफर किंग था प्लेटो के अंडर में, वहां पर प्लेटो के अंडर में हमने देखा था ये हेड होगा, ठीक है, सभी के लिए डिसाइड करेगा। तो प्लेटो मानते थे यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी, यानी सभी को एक ही जैसे ट्रीट किया जाएगा और उसके बेसिस पे फिलोसोफर किंग्स एक रूल चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर नेगोशिएशन होगा। एरिस्टोटल बोलते हैं कि स्टेट, एरिस्टोटल बिलीव करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, कि अलग अलग फैमिली के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, डाइवर्स इंटरेस्ट हैं। तो इसीलिए जो प्रिंसिपल्स हम एक फैमिली के होते हैं वो हम स्टेट पे नहीं अप्लाई कर सकते, वही प्रिंसिपल्स। तो ये था फर्स्ट ट्रीटीज का। अब बात करते हैं सेकंड ट्रीटीज की। अपनी सेकंड ट्रीटीज में ये थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट देंगे। कैसे देंगे थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, स्टेट कैसे बनाया जाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो वही सेम 4 स्टेप्स जो हमने पहले देखे थे थॉमस हॉब्स में। सबसे पहला स्टेप था डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, दूसरा स्टेप क्या था, स्टेट ऑफ नेचर, तीसरा स्टेप था कॉन्ट्रैक्ट, और फोर्थ स्टेप क्या था, आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यस, वही एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर रिपीट होगी। तो सेकंड में ये इस तरीके से करेंगे। अब अपनी, यानी अब इन्होंने बता दिया यहाँ जो क्रिटिसाइज किया है ना, तो इसमें क्रिटिसाइज कर दिया इन्होंने फिल्म को कि देखो एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होती है। यानी जो स्टेट अब जॉन लॉक बनाएंगे, जिस गवर्नमेंट को बनाएंगे, उसको एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं देंगे, उसको
लिमिटेड अथॉरिटी देंगे, लिमिटेड पावर होगी ऐसे स्टेट के पास में। इसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज किया। समझ में आया जितना समझाया है अभी तक? ये इनको क्रिटिसाइज करेंगे। तो अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी हम आगे देखेंगे। अच्छा, हो सकता है आज ही ले लूँ अगर मैं शाम को आपकी क्लास, तो चलेगा? क्योंकि कल मुझको स्पेशल क्लासेस भी लेनी होंगी एंड इट विल बी अ लॉट ऑफ बर्डन, दैट्स व्हाई। ठीक है, आज चलेगा ना? तो आफ्टर 5 o'clock रात वाली क्लास है 9:30 बजे। तो वेन एवर यू आर फ्री। कितने बजे हैं आप लोगों की? रात को नहीं लूँगी, फिर मैं थोड़ा जल्दी लूँगी। आई थिंक 7 o'clock इज़ फाइन, 7 to 8:30। फिर कल आपकी एक ही रहेगी, 7 इज़ फाइन ना? हाँ ठीक है। तो अभी जो रात वाली क्लास है ना 9 o'clock की, उसका मैं टाइम 7 o'clock करवा दूँगी। ठीक है, उसमें हम ये कंटिन्यू कर लेंगे। वहाँ पे फिर आज हम जॉन लॉक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज तो नहीं हो पाएगा, होपफुली कल तक हो ही जाएगा, लेकिन we'll try to finish it. So this is it for this video. Thank you very much. आपकी मैंने फुल पीडीएफ अभी आपको दे दी है जॉन लॉक की। ये वाली जो पीडीएफ है शाम को दूंगी, बाकी जॉन लॉक जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी फुल पीडीएफ दे दूंगी। बाय बाय।